जर्मनी के ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का प्रक्रिया इंडिया में डाल दी जाए तो 90% से ज्यादा लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज जस्ट नॉट बाय कि कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, बट इज जस्ट बाय कि कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। एक रूट पे कोई बंदा चल रहा था वॉल्वो में, 80 की स्पीड पे बस चल रही थी, वो बिग बॉस देख रहा है, ड्राइवर रख के बिग बॉस देख रहा था। इंडिया किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करता तो नहीं करता, और जब करता है तो ऐसे करता है कि यार दुनिया देखती रह जाती है। जैसे अपन मान लो बात करें डेटा की, कि डेटा कंज्यूम नहीं करते थे तो नहीं करते थे जी, फिर जियो निकाल करो तो इतना किया कि सब पीछे छोड़ दिया। ये जो ऑटोनोमस ड्राइवरलेस व्हीकल है, इसका क्या फ्यूचर आपको दिखता है? इंडिया में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। गडकरी साहब कह रहे हैं मैं तो नहीं करने दूंगा। कई बार ऐसा है कि ये रूट पे तो भाई साहब फलाने ऑपरेटर की बस चलती है और वो फलाने साहब तो पॉलिटिकली या उस तरह से ऐसे हैं कि वो तो भैया नए आदमी को एंटर नहीं करने देते। वहाँ तो पूरा गैंग है, आप जाओगे तो भैया कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ आपके साथ कभी घटना घटी? जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस समय होती थी, जैसे गुजरात में हमें इशू फेस करना पड़ा था, वहाँ पर देयर वाज अ मोनोपोली, अल्टीमेटली हमें शायद विड्रॉ करना पड़ गया था वहाँ से। एक सर मैं देख रहा था आपकी जो इन्वेस्टर की लिस्ट में देख रहा था काफी हाई प्रोफाइल है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, खादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, बोट के दोनों फाउंडर एक्चुअली समीर और अमन गुप्ता। आप IIT खड़गपुर से हैं, तो नॉर्मली IIT से बंदा निकल के कहता है यार मैं इस ब्रांड में जॉब करूँ, उस ब्रांड में जॉब करूँ। उस समय आपने ये सब छोड़ के बस के बिजनेस में कैसे आए? मेरी पहली जॉब लकीली फ्लिपकार्ट में लगी, तो आई वाज अ कैंपस रिक्रूट एट फ्लिपकार्ट, एंड आप ये कह लो फ्लिपकार्ट का स्पिरिट था जो एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्यूज करता था सारे लोगों में। आई थिंक ये कीड़ा वहां से घुस गया, एंड इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर करीब 300 करोड़ के आसपास होगा। इन द लास्ट 6 years वी हैव सर्व्ड मोर देन 5 million कस्टमर्स। जब भी मैं बात करूँ गवर्नमेंट बस, नाम सुनते लगता है गवर्नमेंट बस का मतलब भैया गंदी सी होगी, लेट चलेगी, अगर 5 बजे बोलेगी तो 6 बजे चलेगी, दुनिया भर की सारी चीजें आती है। उसके बाद भी सर्विसेज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती? इतना फेलियर रेट क्यों हाई इनमें? देखिए, हालांकि ये प्राइस कंपैरिजन में आप में और किसी प्राइवेट प्लेयर में कितना फर्क है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, वो जो बसें होती हैं वो वोल्वो की मोस्ट प्रीमियम बसेस होती हैं, 2 करोड़ की बस होती है सर वो, उसमें लग्जरियस सीट्स होती हैं। IHM ग्रेजुएट्स हम लोग हायर करते हैं उसके क्रू के लिए, हम लोग वंदे भारत के तर्ज पर खाना देते हैं। IPO लाने का कोई प्लान फ्यूचर में? लॉन्ग टर्म विजन क्या है जिंग बस को लेके आपका? एक दिन के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाता है तो पहला काम आप क्या करोगे टू इम्प्रूव दिस? न बस अपनी न ड्राइवर अपना, फिर भी बना दिया 500 करोड़ का बस एम्पायर। कैसे? ये स्टोरी है IITian प्रशांत कुमार और उनकी कंपनी जिंग बस की। जैसे उबर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कि भैया ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी लेके आओ, हम तुम्हें ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म देंगे जिसकी वजह से तुम्हें बिजनेस भी मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा, तुम्हारा फायदा मेरा भी फायदा। सेम काम इन्होंने रिप्लिकेट किया बस में, और आज इनकी 300 से ज्यादा बसें हैं जो कि 500 से ज्यादा शहरों को आपस में कनेक्ट करती है, और अब तक 60 लाख पैसेंजर्स को ट्रेवल करवा चुके हैं, और 10 साल से भी कम समय में 500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन पे पहुंच चुके हैं। तो इनसे हमने पॉडकास्ट किया और डिटेल में जाना कि ये जो बस का बिजनेस है चलता कैसे है, इसमें बस का रूट कैसे डिसाइड होता है, इसमें खर्चा क्या आता है, इसमें इनकम क्या आती है, सीजन में कैसे चलता है, ऑफ सीजन में कैसे चलता है, इसमें गवर्नमेंट बसों का क्या रोल है, प्राइवेट बसों का क्या रोल है, गवर्नमेंट बस फेल क्यों हो रही है, सर्विस क्यों नहीं दे पा रही, और प्राइवेट बस में इतना एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, एक रूट कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे उसको प्रॉफिटेबल किया जाता है। तो अगर आप कभी बस में बैठे हैं या आपको लगता है बस का बिजनेस चलता कैसे होगा, इसमें कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। अगर आप भी चाहते हैं किसी देसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, ये पॉडकास्ट आपके लिए। आप भी चाहते हैं बिना अपनी एसेट के टेक्नोलॉजी के दम पे एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, पॉडकास्ट आपके लिए। इंडिया में बस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? क्या EV बस आगे चल पाएगी? क्या ड्राइवरलेस बसें आएगी? इंडिया की ट्रैफिक प्रॉब्लम का कभी कुछ सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? क्या टेक्नोलॉजी की मदद से संभव है या हमारे सिविक सेंस की वजह से हमेशा खराब रहेगी? ये सब जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो एक आम जनरल सिटीजन हो जो बस में ट्रेवल करते हो या बस के पास से भी गुजरते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए जरूरी है। सर स्वागत है प्रशांत जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी राहुल। आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर चैनल फॉर वेरी क्वाइट सम टाइम नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रशांत जी अपन आज करेंगे आपकी और जिंग बस की जर्नी पे पूरी डिटेल में चर्चा। एक बार 30 सेकंड एलिवेटर पे जब दे दीजिए कि एग्जैक्टली जिंग बस है क्या, करता क्या है? तो इंडिया ट्रैवल करता है बसेस से। पिछले 10 साल में रेलवे की जगह लोग बसेस से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे एक नॉर्मल आदमी बस को ट्रैवल करने को काफ़ी ही कन्वीनियंट माने। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वी आर मेकिंग बस ट्रैवल मोर कन्वीनियंट, सेफ एंड रिलायबल फॉर द इंडियन ट्रैवलर, एंड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट वी आर मेकिंग दैट इकोसिस्टम इलेक्ट्रिफाइड। ओके, सो हम लोग हमने ये 6 साल से स्टार्ट किया है। वी स्टार्टेड इन May of 2019।
इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर करीब 300 करोड़ के आसपास होगा। हम लोग पैन इंडिया अपनी 300 के करीब बसेस से 200 से ज़्यादा शहर कनेक्ट करते हैं, और सो फार इन द लास्ट 6 years वी हैव सर्व्ड मोर देन 5 million कस्टमर्स। तो सर बस से 50 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेवल करवा चुके हैं अब तक। मेरा एक सवाल इस पे और आगे डिटेल में जाने से पहले, आप आईआईटी खड़गपुर से हैं, जी। तो नॉर्मली आईआईटी से बंदा निकल के कहता है यार मैं इस ब्रांड में जॉब करूं, उस ब्रांड में जॉब करूं, मैं फॉरेन निकल लूं। उस समय आपने ये सब छोड़ के बस के बिजनेस में कैसे आए, ये स्टोरी बताइए। तुरंत निकलते के साथ नहीं आया, मैंने भी पहले जॉब करी। तो मेरी पहली जॉब लकीली फ्लिपकार्ट में लगी। तो आई वाज अ कैंपस रिक्रूट एट फ्लिपकार्ट। 2014 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने फ्लिपकार्ट में ऑलमोस्ट 2 साल काम किया। एंड आप ये कह लो फ्लिपकार्ट का स्पिरिट था जो एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्यूज करता था सारे लोगों में। अगर आप देखोगे तो आज के डेट में इंडिया के 50 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके फाउंडर्स एक्स फ्लिपस्टर्स रहे हैं। तो आई थिंक ये कीड़ा वहाँ से घुस गया। एंड हमने एक कोशिश की हाउसिंग के स्पेस में बनाने का एक स्टार्टअप। तो उसको टिपी होम्स कहते थे। वी स्टार्टेड बैक इन लेट 2016 विद द सेम सेट ऑफ को-फाउंडर रवि और मृत्युंजय। रवि को मैं बचपन से जानता हूँ, लगभग 20 साल से जानता हूँ। ग्रू अप इन द सेम नेबरहुड, वेंट टू द सेम स्कूल एटसेट्रा। मृत्युंजय को पिछले 15 साल से जानता हूँ क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट डे से जानता हूँ। तो हम तीनों ने ही बेसिकली टिपी होम स्टार्ट किया था। एंड उसको 1 साल चलाया, ठीक चल रहा था बट बहुत मजा नहीं आ रहा था। वी गॉट एन एक्विजिशन ऑफर फ्रॉम ओयो रूम्स। ठीक है, तो हमें लगा कि ठीक है। और ओयो ना अपना तो ये प्रोडक्ट क्या करता था टिपी होम्स, दिस बेसिकली हेल्प्ड बैचलर्स लाइक अस देन टू फाइंड फ्लैटमेट्स इन मेट्रो सिटीज, है ना। तो ओयो भी अपना ओयो लाइफ करके ऐसा ही प्रोडक्ट बना रहा था। तो हमें लगा कि ओयो के लिए बिल्ड कर लेते हैं, जब बड़ा स्केल मिलेगा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 1 साल में वी गॉट एक्वायर्ड विथ ओयो। फिर हम लोग ओयो रुके 1 साल तक, वहाँ काम किया, चीज़ें सीखी। रितेश के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है, अभिनव सिन्हा एंड आयुष माथुर के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है। उसके बाद आई मूव टू अनदर मोबिलिटी स्टार्टअप, बिकॉज ओयो ना क्या था कि काफ़ी बड़ी हो गई थी उस समय तक, और हमें कुछ अर्ली स्टेज करने का चस्का लग गया था। तो आई मूव टू अनदर स्टार्टअप विच वाज यूजिंग बसेस टू सॉल्व फॉर इंट्रा सिटी कम्यूट। ये स्टार्टअप जिब्गो नाम का था, विच यूज टू रन बसेस फॉर इंट्रा सिटी कम्यूट इन बैंगलोर, मुंबई एंड अ कपल ऑफ मोर सिटीज। वहाँ मैंने लगभग 2 साल काम किया। एंड उसके बाद मुझे मतलब कंज्यूमर टेक, फ्लिपकार्ट, ओयो, इससे चस्का लग गया था। मोबिलिटी मुझे जिब्गो ने सिखा दिया। तो हमें लगा, मुझे, मृत्युंजय, रवि, तीनों को लगा ऐसा कि ये एक इंटरसिटी का जो स्पेस है, जहाँ पर एक एसआरटीसी की जो ऑफरिंग होती है, एक राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो ऑफरिंग होती है, वो महंगी भी होती है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड या मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं होता उसका। तो हमें लगा कि ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। जैसे एयरलाइंस में हुआ कि एयर इंडिया थी तो फिर इंडिगो आया, जेट एयरवेज आया, एंड सब लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया एट अ लेसर प्राइस पॉइंट एंड व्हाट एयर इंडिया वाज चार्जिंग। तो ऐसा ही कुछ इंटरसिटी बस ट्रैवल में हो सकता है और होएगा। तो इस विजन को लेकर के हमने ये बस का बिजनेस स्टार्ट किया। और ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार बस तो मतलब थोड़ा सा ऐसे राउडी वाला स्पेस है, तो वो आप एक दूसरे जगह से आके एक दूसरे जगह पर आपने वो बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। बट वट आई रियलाइज इन अर्ली ईयर्स इटसेल्फ कि एवरीवन डूइंग दिस बिजनेस इज अ बिजनेसमैन। तो अगर नफा नुकसान क्लियर करके चलेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस इन द वर्ल्ड। ग्रेट। क्योंकि सर एक्चुअली वो आता ना, आईआईटी का बंदा है तो कोई टेक में कर रहा होगा, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहा होगा, कुछ बड़े कांच की बिल्डिंग में बैठ के ना एसी में बैठ के कुछ प्रोजेक्ट्स पिच कर रहा होगा, वैसा फील आता है। और बसों में एंटर हुआ तो एक तरह से एक पॉजिटिव रे ऑफ होप है कि यार पढ़े लिखा आदमी आ रहा है चीज में तो सुधार देगा। पर नॉर्मली कहते हैं नॉर्मली ये आदमी आता नहीं है, इसलिए दिस इज द क्वेश्चन। अब सर एक और सवाल था जो कि मैंने आपसे फोन पे बात की थी, मैंने कहा था कि बस से आजकल जाता कौन है। जैसे मैंने आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लेता है, तो मैंने कहा मैं बहुत समय से अभी 4-5 साल से फ्लाइट में कर रहा हूँ। उसके पहले कहीं जाते थे, ट्रेन से जाते थे, बस तो 10 साल पहले छोड़ दी। और अभी भी लगता है कि बस से कौन ही जाता होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी भीड़, रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़, तो पूरी जगत तो यही है, तो बसों में है कौन। तो आप एक बस पे इतना बिजनेस वर्किंग कर रहे हैं, तो कुछ डेटा पॉइंट्स में बताइए कि भाई कितना परसेंटेज और क्या है। देखिए राहुल जी, फ्लाइट्स जो है ना, ओनली द मोस्ट एफ्लुएंट 3% ऑफ द इंडियंस हैव एक्सेस टू दैट। ठीक। बाकी के 97% लोग जो हैं वो ट्रेन और बसेस पे डिपेंड करते हैं। अब रेलवेज हैज ऑलवेज बिन द लायंस शेयर होल्डर फॉर दिस स्पेस सिंस वी कैन इमेजिन, जब हम लोग सब लोग बड़े हो रहे थे, राइट। ट्रेन्स में ही सब लोग सफ़र करते थे। बट वॉट हैपेंड इन द लास्ट 25-30 odd years is that while
नीड फॉर इंटरसिटी ट्रैवल ग्रो एट क्लोज टू योर जीडीपी रेट, 8% 9% पे ग्रो किया, ठीक है। बट रेलवे ने क्या किया कि वो अपनी कैपेसिटी 2-2.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया, बिकॉज एक तो ये गवर्नमेंट लेड एंटरप्राइज है, प्लस रेलवेज में एक्सपैंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। यू नीड लैंड ताकि आप वहाँ ट्रैक लगा सकें, यू नीड मोर एम्प्लॉयज सो डैट रेलवेज रन हो सके। तो ये जो 2-2.5% ग्रोथ हुआ, जबकि डिमांड ग्रो कर रहा था 8% 9% के हिसाब से, और रेल के बराबर प्राइस में ऑपरेट करने वाला एक ही और मीडियम था जो कि था बसेस। तो नेचुरली ये जो 6-7% का जो डेल्टा डिमांड था ना, वो बसेस में आना स्टार्ट हो गया। इसके वजह से हर साल दर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसेस में ट्रैवल करने लगे। और पिछले 5 साल में जितने लोगों ने इंटरसिटी बस में ट्रैवल किया है, उससे कम लोगों ने इंटरसिटी ट्रेन में ट्रैवल किया है। सो बस अब मेन स्ट्रीम बन चुकी है। ये पिछले 5 से 6 सालों में हुआ है, राइट। तो हर कोई, जो आप एक बंदे को देखते हो जिसकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए के बीच में है, दैट इज अ बस कंज्यूमर। हमने रिसेंटली एक अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग लॉन्च किया विच इज जिंगबस मैक्स, राइट। तो जिंगबस का ही एक सब ब्रांड हुआ जिंगबस मैक्स, जिसमें हम लोग वंदे भारत के तर्ज पर खाना देते हैं। वो जो बसें होती हैं वो वोल्वो की मोस्ट प्रीमियम बसेस होती हैं, 2 करोड़ की बस होती है सर वो, ठीक है। एंड उसमें लग्जरियस सीट्स होती हैं, स्लीपर होता है, सेमी स्लीपर होता है। उसके जो क्रू होते हैं वो उसमें से कुछ IHM ग्रेजुएट्स हम लोग हायर करते हैं उसके क्रू के लिए। तो हमें ऐसा लगा था कि इस तरह की जो सर्विस है वो इंडिया में शायद इक्का दुक्का जगह पर चल सकती है। बट जब हमने इसको लॉन्च किया नवंबर लास्ट ईयर, उसके बाद से इसका इतना डिमांड देखने को मिला कि अब दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्केलिंग वर्टिकल्स इन आवर कंपनी। बेसिकली बिजनेस क्लास लॉन्च कर दिया आपने, बिजनेस क्लास लॉन्च कर दिया, और लोगों ने उसको जिस तरीके से, जिस तर्ज पे उसका इस्तेमाल करना चालू किया है, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये वर्टिकल हमारी कंपनी का सबसे बड़ा वर्टिकल बन जाए। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं जैसे नंबर्स में बात करूं कि ऑन एन एवरेज कोई ऐसा डेटा है कि इतने % लोग रेल से जाते हैं, इतने ट्रेन से, इतने बस से, ऐसा कोई डेटा है? देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये डेटा कर पाना, बट मोटा मोटी बात पे अगर करें, कुछ एस्टिमेशंस हैं जो मल्टीपल कंसल्टिंग कंपनीज ने किया है, उसके बेसिस पे हमें ये समझ में आता है कि रेलवे में नॉन सब अर्बन ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो बेसिकली मेट्रो निकाल दिया हमने उसमें, और जो शहर के अंदर जो कहीं कहीं लोकल जैसे मुंबई में चलती है उनको, जोधपुर टाइप से, हाँ ऐसा जयपुर जोधपुर या फिर दिल्ली मेरठ भी, वो हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो करीब करीब 9 लाख लोग हैं जो रोज ट्रैवल करते हैं रेल से, और लगभग 15 लाख लोग रोज ट्रैवल करते हैं बसेस से। क्या बात। फ्लाइट में ये नंबर आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, बट शायद 2.5 या 3 लाख। सर अब बस में इस पे जाने से पहले कि इसमें बस में भी 2 कैटेगरीज है। मान लो मैंने कहा यार रेल में बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं तो नहीं जा पा रहा, फ्लाइट में अफोर्ड नहीं कर सकता, बस से चलते हैं। तो बस में भी मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि मैं सरकारी बस से चला जाऊं या प्राइवेट बस से चले जाऊं। तो ये पार्ट कितना है, गवर्नमेंट बस का कितना रोल रहता है और प्राइवेट ऑपरेटर्स कितने हैं, परसेंटेज में बात करूं? जी, तो इसमें ना 2 सेगमेंट्स हैं क्लियरली। एक है आपका Tier 1 एयर कंडीशन रिजर्व ट्रैवल, जिसमें आपकी ना सीट बुक हो जाती है, ठीक है। और एक है जिसमें आप टिकट खरीदते हो, सीट है तो आप बैठ गए, अदरवाइज जैसे ट्रैवल करें। तो ये 2 तरह के सेगमेंट्स हैं। अगर हम लोग एयर कंडीशन Tier 1 रिजर्व ट्रैवल की बात करें तो उसमें 80% से ज़्यादा प्राइवेट है और 20% के आसपास गवर्नमेंट है। अगर हम लोग वो दूसरे वाली कैटेगरी की बात करते हैं, विच इज नॉन एयर कंडीशन, नॉन रिजर्व सीटिंग, नॉन प्रीमियम, Tier 2, Tier 3, Tier 4 काइंड ऑफ राउट्स, वहाँ पर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 60 से 65% गवर्नमेंट है और केवल 30 से 35% प्राइवेट है। बट ये बहुत फास्टली चेंज हो रहा है, वहाँ भी प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है समय के साथ। सर गवर्नमेंट की एक चीज, जब भी मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट बस, तो नाम सुनते लगता है गवर्नमेंट बस का मतलब भैया गंदी सी होगी और लेट चलेगी, अगर 5 बजे बोलेगी तो 6 बजे चलेगी, गंदी सी होगी, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, लेट होगी, दुनिया भर की सारी चीजें आती है। उसके बाद भी अच्छा गवर्नमेंट उस पर पैसा भी खूब खर्च करती है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट की जो बसेस हैं सर्विसेज सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती, इतना फेलियर रेट क्यों हाई इनमें? देखिए, हालांकि ये बात रिसेंटली काफ़ी चेंज हो रही है, जैसे KSRTC है, MSRTC है, केरला का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, हाल के सालों में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम करना स्टार्ट किया है। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ लीडरशिप इशू, वन इज दैट। सेकेंड और मोर प्रोमिनेंट बात जो मुझे लगती है इज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अगर आप
100 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं। 100 बहुत छोटा नंबर है एक स्टेट रन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए, बट आप 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं और आपको किसी भी सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन्फ्यूज़ करनी है आपके ट्रैवलर के एक्सपीरियंस में, तो आप बिना टेक्नोलॉजी के नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन इन सच ऑर्गेनाइजेशंस इज लेट, नॉट दैट एक्सटेंट, जिसके वजह से ये एक्सपीरियंस जो ट्रैवलर्स को करना पड़ता है वो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मोस्टली फुल चलती है, क्योंकि कुछ तो स्कीम होती है, सस्ती बहुत होती है, इस चक्कर में फिर भी जो एक लोअर इनकम का है निकल जाता है उसमें। हाँ, अगर आप नॉन एयर कंडीशन बसेस की बात कर रहे हो तो वो सस्ती होती है, बट जहाँ आप एयर कंडीशन बसेस की बात करोगे वहाँ स्टेट की जो बसेस की टिकट होती है वो सस्ती नहीं होती है, वो एट पार आवर प्राइसेस या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे महंगी होती है। अब सर अब आते हैं, अपन ने सेक्टर पे बात करी, गवर्नमेंट पे, इस पे अब आते हैं आपके जिंग बस बिजनेस मॉडल पे। जिंग बस बाकी प्लेयर से डिफरेंट कैसे है? जैसे मान लो मैं जयपुर से दिल्ली किसी एक्स गवर्नमेंट बस में जाऊं वर्सेस एक्स वाई प्राइवेट प्लेयर में जाऊं या जेड में जिंग बस में जाऊं, तो मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है वो है रिलायबिलिटी। ठीक है, सर्विस जो आपने बुक की है वो जाएगी, जो सीट आपने बुक की है वो आपको मिलेगी। आपने एक एयर कंडीशन वोल्वो बस बुक की है तो आपको एक एयर कंडीशन वोल्वो बस में ही ले जाया जाएगा। आपको ये प्रॉमिस किया गया था टिकट बुक करते समय कि आपकी सीट पर एक यूएसबी पोर्ट होगा, तो वो यूएसबी पोर्ट होगा। आपको ये कहा गया था कि आपका जो बोर्डिंग एक्सपीरियंस है वो फलाना जगह से होगा, तो वो फलाना जगह से होगा, उस टाइम पर होगा। अगर कोई डिले हो रहा होगा, बिकॉज दिस इज रोड ट्रांसपोर्ट, डिले हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई डिले हो रहा होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास समय से पहले आएगी, आप लाइव ट्रैक कर सकेंगे बस को, सो डैट अगर आप 9 बजे की जगह 10 बजे बस आपके स्टैंड पे पहुंचने वाली है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 घंटे रात में अपनी फैमिली के साथ इंतजार कर रहे हैं, आप अपना उस स्टैंड पर आना ही वो अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी मीन बाय रिलायबिलिटी। उसके अलावा ऑल ऑफ द बसेस दैट वी ऑपरेट, ऑल ऑफ देम आर न्यू, राइट। हमारा बिजनेस मॉडल एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। वी डू नॉट ओन एनी ऑफ दिस बसेस। हम लोग ये बसेस ओन नहीं करते, हम लोग मल्टीपल बस ऑपरेटिंग कंपनीज के साथ काम करते हैं जो ये बसेस ओन करती हैं और ऑपरेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमने क्रिएट की है, एसओपी जो हमने क्रिएट की है। तो पैन इंडिया लेवल पे हम लोग 60 से भी ज़्यादा बस कंपनीज के साथ काम करते हैं जो ये बसेस ऑपरेट करती हैं। अब हमारा बिजनेस मॉडल इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हमारा जो भी फ्लीट है आज के डेट में वो 4 साल से पुराना नहीं है, सारा का सारा फ्लीट नया है। तो इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेकडाउन, इंस्टेंसेस ऑफ एनी डिसकम्फर्ट फॉर द कस्टमर्स, ये कम होता है ऑटोमेटिकली। ये बसेस वेल मेंटेन्ड होती है बिकॉज हमने उस पर बहुत ध्यान दिया है। सेफ्टी इश्यूज़ पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है। ऑल ऑफ दिस बसेस दैट वी हैव, ये सारे जो इंडिया के टॉप बॉडी मेकर्स, टॉप OEMs होते हैं, उनसे ही ली जाती है। इनमें सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। सारी बसेस जो है हमारी, उनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर पे लॉक्ड है। इवन ऑन हाईवेज जहाँ पे गवर्नमेंट ने 100 से ज़्यादा मतलब 100 तक की स्पीड अलाउ कर रखी है, वहाँ भी हमारी बसें 80 से ऊपर की स्पीड पर ट्रैवल नहीं करती। हम लोग अपने बस जो ट्रैवलर का सेफ्टी है उसको पैरामाउंट रखते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको हमारी हर सर्विस में दिखेंगे। उसके अलावा वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। जैसे हमारा एक लास्ट माइल फर्स्ट माइल इंटीग्रेशन है। दिस बेसिकली मीन्स कि आप आज के डेट में अगर दिल्ली से मनाली जाना चाहो तो आपको बस मिल जाएगी, बट अगर आप एक टिकट बुक करना चाहो दिल्ली से सोजा के लिए और दिल्ली से वशिष्ठ के लिए या दिल्ली से तोश के लिए, ये सारे ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो आपको एक टिकट में ऐसा हो नहीं सकता। बट आप जिंग बस प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी टिकटें बुक कर सकते हो जहां पर हम लोग आपका मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट करेंगे। मल्टी मोडल से मेरा मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से, सपोज राजीव चौक इन गुड़गांव से, जहाँ से और कोई बस नहीं चलती, वहाँ से आपको एक वैन या फिर आपको एक कैब पिक करेगी, वो आपको धौला कुआं ले जाएगी जहाँ पे आप एक बस को बोर्ड करोगे जो कि एक जिंग बस होगी। ये जिंग बस आपको दिल्ली से कसौल ले जाएगी, कसौल पे आप डीबोर्ड करोगे, सॉरी भुंटर पे आप डीबोर्ड करोगे, एंड वहाँ पर एक दूसरी वैन होगी जो आपको बैठाएगी और तोश तक ले जाएगी। सो यू कैन बुक अ सिंगल टिकट फ्रॉम राजीव चौक इन गुड़गांव टू तोश इन हिमाचल। ये और कोई नहीं कर रहा, ये एक सर्विस हुई। उसके अलावा हमारी बसेस के अंदर आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, सारी बसेस के अंदर आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज अनदर बेनिफिट दैट यू गेट। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज। वो फूड जो ऑर्डर करते हो बाहर से या फिर आपके उसके अंदर ही? सो वी हैव आपका क्रू? सो द फूड विल बी सर्व्ड इनसाइड द बस।
ओके इट्स नॉट कि वो आपको वहां पे ढाबे पर मिल रहा है, वो तो ऑप्शन है ही, वो तो ऑप्शन है ही, बट अगर आपको स्मॉल स्नैकिंग आइटम्स ऑर्डर करने हैं, बिकॉज वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रुकेगा ना, और एक ही बार रुकेगा, बट आपको उस समय खाने का मन नहीं था, या फिर आपको उसके बाद वापस से भूख लग गई, तो जरूरी नहीं कि आप चिप्स वगैरह पे डिपेंड करें। हेल्दी ऑप्शंस, राजमा चावल जैसे या छोटे स्नैकिंग ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे थ्रू फूड ऑन बस मॉड्यूल दैट वी हैव। इसी तरीके से तो हम लोगों ने अपने आप को कैसे क्रिएट किया है, इज दैट वी आर अ ट्रैवल कंपनी। तो हम लोग आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस क्यूरेट कर रहे हैं, और आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस इतना कन्वीनियंट बना रहे हैं कि ये जो आप बता रहे थे ना कि यार बस का मतलब तो ऐसा होता है, वी आर मेकिंग बस ट्रैवल सेक्सी अगेन। मैंने कह रहा हूँ सर, जैसे ही मैं सुन रहा हूँ मुझे बिजनेस क्लास की फीलिंग आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 ट्रिप मेरे को बस से ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुनते सुनते लग रहा है कि अच्छा वैसी सीट, अच्छा नई बसें होगी, नालिक सीट होगी, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ये वाली फैसिलिटी, IMHM के बंदे होंगे। उनका भाई साहब पता तो बिजनेस क्लास ही बना दिया आपने। जी जी। अच्छा सर, बिजनेस क्लास आपने बनाया, इतनी सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज का हमेशा एक कंपोनेंट आता है, जितनी सर्विस दोगे उतना प्राइस लगेगा, तो प्राइस कंपैरिजन में आप में और किसी प्राइवेट प्लेयर में कितना फर्क है? जैसे मैं बता रहा था कि हमारी 2 क्लास ऑफ सर्विसेज है, जिंगबस प्लस और जिंगबस मैक्स। ठीक। तो जिंगबस प्लस जो है हमारी, वो मार्केट प्राइसेस से लगभग 10-15% ऊपर होती है। ठीक है। और हमारी जो जिंगबस मैक्स होती है, विच इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ फूड एटसेट्रा, वो लगभग 50 से 60% एक्सपेंसिव होती है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप रेल में ट्रैवल कर रहे हो और आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको जो टिकट पड़ेगी लगभग AC की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन एयर कंडीशन की बात नहीं कर रहा, एयर कंडीशन की मैं बात करूँ तो ये आपको 2 रुपए से 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है। ठीक है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो 2 फोल्ड ही है, एक तो एयरलाइंस है और दूसरा है कि आप कैब बुक करके या शेयर्ड कैब करके जाओगे, राइट। ये दोनों ही ऑप्शन 6 रुपए 7 रुपए पर किलोमीटर पे पड़ते हैं। इसका मतलब 3 रुपए से लेकर के 7 रुपए तक एक हेवी गैप है। कोई ऑफर ही नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो ऐसा बहुत सारा TG टारगेट ग्रुप एग्जिस्ट करता है इंडिया में, जो हमें पसंद कर रहा है, जो एक टिकट पे 200 रुपए एक्स्ट्रा, विच इज ट्रांसलेट्स इनटू से 0.5 रुपीज पर किलोमीटर देने के लिए मोर देन विलिंग है। अगर आप उसको एक अच्छी सर्विस दो, अगर आप उसको एक ऑल इंक्लूसिव ऑफर दो, और आप उसको एक ऐसा ऑफर दो जो उसको और कहीं नहीं मिल रहा, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, और हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए कस्टमर्स हमें पसंद कर रहे हैं। इसमें एक चीज मैंने ये देखी कि आजकल क्या है, एस्पायरिंग क्लास, मिडिल क्लास ऐसी आ गई है, वो कह रही है यार, ये जैसे चाय की बात कर रहे हैं कि भाई 5 स्टार की चाय में पी नहीं सकता, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर थड़ी की चाय में पीना नहीं चाहता जी। तो यार कुछ बीच का दे दो तो चल जाएगा। तो आजकल छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट है, जो 40-50 की चाय देते हैं, वो पैक रहते हैं कि यार वहां पे भाई साहब लोग हैं, क्योंकि थड़ी से भी भागना है उनको। 10 रुपए की चाय भी नहीं लेनी और 200 रुपए की चाय भी नहीं लेनी, तो 50 होगा ही होगा। तो वही है कि 2 रुपए में उनको लग रहा है कि यार कौन जाएगा ट्रेन में, परेशान हो गए, और फ्लाइट के पैसे है नहीं, तो यार ये वाला मजा ले लो। तो देखिए, जो एयर ट्रैवल है ना, हमारी कंट्री में एयर ट्रैवल, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग एयर ट्रैवल एंड, और एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट्स खोल रही है सरकार, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बट हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो मॉडल है ना, ये वेस्टर्न इन नेचर है, वेस्टर्न से भी ज्यादा US ड्रिवन है। US में देखिए सर, जो शहर है ना, वो या तो ईस्ट कोस्ट पे है या तो वेस्ट कोस्ट पे है, बीच में मीलों का डिफरेंस है, जो भी बड़े शहर हैं। तो अगर वहां पे लोगों को ट्रैवल करना था, तो उनके पास चॉइस नहीं था फ्लाइट्स के अलावा, इसीलिए वहां बसेस पॉपुलर हुई नहीं। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो अभी इंडिया में लगभग 60 ऐसे शहर हैं, आई थिंक 59 या 60 ऐसे शहर हैं जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है। आने वाले 20 सालों में ये नंबर 100 के आसपास होने वाला है, ऐसा प्रोजेक्टेड है। तो जब आप ऐसे शहरों की बात करोगे जैसे दिल्ली, आगरा, बरेली और लखनऊ, ये सब तो ऑलरेडी 1 मिलियन से ऊपर हैं, बट और भी ऐसे शहर आएंगे। अब ये शहर एक दूसरे, जयपुर, ये शहर एक दूसरे से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर है, यहाँ फ्लाइट सेंस ही नहीं बनाता। आपने 1-1.5 घंटे तो फ्लाइट चढ़ने में लग जाना है, 1 घंटे फ्लाइट से उतरने में लग जाना है, और फिर फ्लाइट ने 1 घंटे लगने हैं, सब मिला के 3.5-4 घंटे लगे आपको। इतने में तो आप बस से भी पहुंच जाते और पैसे लगते उसके आधे से भी कम। तो आप क्यों ना चूज करेंगे बसेस? एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, राइट नाउ हम दिल्ली में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं जयपुर से आया हूँ, जयपुर से दिल्ली यही डिफरेंस है, और यही सोच के आज तक कभी फ्लाइट नहीं ली। भाई जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट का क्या सेंस है? वही 1-1.5 घंटा पहले जाना है, फिर जो आपने सेम कहा ना, सेम लॉजिक लगा के हमने कहा यार नहीं,
ब्रॉड बेस्ड है, तो हम प्राइवेट गाड़ी वगैरह या वैसे वैसे आ जाते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं, ऐसे HDFC में एक बहुत सीनियर पोजीशन पे एक हमारे एक्वेंटेंस हैं जो बैंगलोर से हैदराबाद हमारी बसेस में ट्रैवल करते हैं, बट पहले वो फ्लाइट्स लिया करते थे, बट वो फ्लाइट से खुश नहीं थे। फ्लाइट से खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें फ्राइडे इवनिंग को निकलना होता था। फ्राइडे इवनिंग को वो बेचारे काम वाम कंप्लीट करके 7:30-8 बजे तो ऑफिस से निकलते थे, राइट। अब उनको वो फ्लाइट बोर्ड करते करते 11 बज जाती थी, उसके बाद वो 1 बजे लैंड करते थे और 2-2:30 बजे घर पहुंचते थे। तो नींद की तो ऐसी तैसी हो गई, केवल अपनी नहीं। अब 2-2:30 बजे बंदा घर पहुंचा तो घर वाले भी गालियां देते, क्या भाई हमारी भी नींद खराब कर दी तुमने। बट जैसे ही हमने जिंगबस मैक्स और अपना जिंगबस प्रोडक्ट वहां पर लॉन्च किया, वो बोलते हैं कि प्रशांत अब मैं 9 बजे वाली 10 बजे वाली बस लेता हूँ, आराम से वो मुझे सुबह 6 बजे 6:30 बजे पहुंचाती है, घर पहुंचता हूं मैं 7 बजे, अच्छी नींद लेके, सब लोग उठ चुके होते हैं और मुझे पहुंचते के साथ चाय मिल जाती है। तो इससे बेहतर क्या है, और पैसे बच गए सो अलग। अच्छा सर, जिंग बस कभी कितने शहरों में ऑपरेट करी? जैसे मान लो भी आपने मुझे बताया दिल्ली मुंबई का या दिल्ली कसौल का, और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखते थे बहुत सारे लोगों ने, दिल्ली वालों ने प्लान बना लिया होगा कि यार कसौल चलते हैं, आपकी बार ये चीज ट्राई करेंगे। तो और कितनी कितनी जगह ऑपरेटेड है, कैसे पता लग सकता है कि जिंग बस में कहाँ है और कहाँ नहीं है? सो आप जिंगबस ऐप पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ प्रेजेंट हैं, कहाँ प्रेजेंट नहीं है। बट मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि जितने भी इंडिया के मेजर राउट्स हैं, जितने भी मेजर कनेक्शंस हैं, उस पर हम लोग ऑलरेडी लाइव हैं। हम लोग आज की डेट में 50 के आसपास यूनिक राउट्स पे ऑपरेट करते हैं। ये 50 राउट 200 से ज़्यादा शहरों को कनेक्ट करता है। और आप किसी भी ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री को छोड़ दें, उसके अलावा नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के सारे प्रोमिनेंट राउट, आप किसी भी शहर का नाम लोगे, हमारी बस वहां जाती है। बहुत बढ़िया सब। एक चीज है सर, आपका बिजनेस मॉडल पे एक चर्चा करनी थी, वो तो डिटेल में भी करेंगे। एक लाइन थी, जैसे बात करते हैं जिंग बस, तो लोग उसको कंफ्यूज करते हैं, अच्छे रेड बस जैसा कुछ होगा, तो ये रेड बस और जिंग बस का डिफरेंस क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हैं इसमें। तो एक लाइन में अगर बात करें तो आप रेड बस पे जाकर के प्रशांत ट्रेवल्स की टिकट बुक करते हो, ठीक है। तो रेड बस हो गया आपको वो सामान बेचने वाला, जोमेटो टाइप मान लो कि जो रेस्टोरेंट वहां से ले सकते हो। हाँ, तो रेड बस हो गया आपको वो सामान बेचने वाला, वो दुकान हो गई। बट आपने जो सामान खरीदा वो था ITC का। सिमिलरली वो सामान था एक प्रशांत ट्रेवल्स का। तो आपने अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी है तो आप दुकान को कुछ नहीं कह सकते, आप कहोगे ITC को, बोलोगे इसका सामान खराब था या प्रशांत ट्रेवल्स ने मेरे लिए साथ ये किया। ठीक है। अब ये प्रशांत ट्रेवल्स जो बंदा है वो हमारे देश में भतेरे हैं। ऐसे द एवरेज फ्लीट साइज पर बस ऑपरेटर इन दिस कंट्री इज 7। एक बस ऑपरेटर के पास 7 गाड़ियां हैं। अब उसके पास ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना ऐसे लोग हैं जो उस एक्सपीरियंस को बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं या आपको एज अ कस्टमर एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके वजह से जिंग बस एग्जिस्ट करता है। जिंग बस में अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो चाहे उसके बैकएंड पे प्रशांत चला रहा हो, राहुल चला रहा हो, देवेश चला रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, उसकी ओनरशिप पूरी जिंग बस की है। आपने साथ अगर कुछ गलत हुआ, आपको कोई प्रॉमिस अगर फुलफिल नहीं हुआ, तो आप जिंग बस का कॉलर पकड़ोगे एंड आई एम लायबल फॉर दैट। दैट्स द बेस डिफरेंस। आपका बेसिकली वो ओयो वाला मॉडल होगा कि भैया इस पे अगर होटल पे ओयो लिखा हुआ है तो ये होटल किसी का भी हो, अब ओयो लेगा जिम्मेदारी इसकी। दैट्स इट। करेक्ट, बिल्कुल। गॉट इट। तो सर अभी इस बिजनेस मॉडल में, जैसे भी आपने कहा आपका बिजनेस मॉडल असैटेलाइट है, आप खुद की बसेस काम में लेते हैं, इन ऑपरेटर्स की बसेस काम में लेते हैं, तो इसमें रेवेन्यू वाला जो, जैसे मान लो टिकट जब बुक होता है तो टिकट का पैसा आपके पास आता है जी, आप ऑपरेटर को देते हैं या ऑपरेटर के पास जाता है, ऑपरेटर आपको देता है, कॉस्टिंग कौन बियर करता है, ये मैकेनिक्स पीछे से कैसे वर्क करता है? बिल्कुल। सो जो कस्टमर का रेवेन्यू कलेक्ट होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से कलेक्ट हो, चाहे वो किसी ऑफलाइन शॉप से हो, चाहे वो मेरे ऐप पे हो, चाहे हमारी इन्वेंट्री रेड बस पे भी अवेलेबल होती है, तो रेड बस सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, वो सारा जो रेवेन्यू है वो मैं कलेक्ट करूंगा, यानी जिंग बस कलेक्ट करेगा। उसके बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बस पार्टनर के साथ, फ्रेंचाइज पार्टनर के साथ, उनको उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उस रेवेन्यू का एक कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है। जो बस को ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है वो सारा वो मेरा बस ऑपरेटर जो हमारी पार्टनर कंपनी है वो बेयर करती है। हमारी पहले अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपका जो भी खर्चा लगा है, राइट, उसका एक लार्ज कंपोनेंट मैं आपको गारंटी करता हूँ कि भाई आपको अगर बस चलाने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है तो मैं आपको 90-95 रुपए की तो गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे रेवेन्यू कितना भी हो। ठीक। और उसके ऊपर जितना रेवेन्यू होगा उसमें हम लोग शेयरिंग कर लेंगे।
ठीक है। राइट। तो बस जितना रेवेन्यू बनाती चली जाएगी उतना मेरा शेयर होता चला जाएगा और उतना उसका प्रॉफिट होता चला जाएगा, ओवर एंड अबव द कॉस्ट जो उस बंदे की लगी। अब हमारा पूरा सीक्रेट सॉस ही यही है कि एक बस जो पहले साल में करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती थी और उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर 90-95 लाख रुपए का होता था, वो जिंगबस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होने के बाद 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का बिजनेस करती है। तो इसका मतलब मनी ऑन द टेबल पहले जो 10 लाख रुपया था वो इंक्रीज होके 50 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 30 लाख रुपया हो जाता है। अब इसमें मैं भी पैसे रख सकता हूँ और वो भाई के भी जो पहले 5 से 10 लाख रुपए बन रहे थे उसके जगह अब उसके 10 से 15 लाख रुपए बन रहे हैं। तो वो भी खुश, मैं भी खुश और कस्टमर भी खुश, बिकॉज कस्टमर ज्यादा पैसे देने को तैयार था अगर उसको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले, और वो बेटर एक्सपीरियंस मैं अपने टेक और अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू दे पाता हूँ। तो कुल मिला के अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि मैं एक अगला सवाल पूछने वाला था लेकिन वो आप ही इससे आंसर मिल गया कि बस वाले का आपसे जुड़ने का क्या फायदा है। जी। तो जैसे मैं ऑपरेटर हूं तो मेरा फायदा ये हो गया कि अगर मैं आपके साथ जुड़ता तो पहले मैं 1 करोड़ रुपए काम करता, 1 करोड़ रुपए का काम करता, आपने कहा 90 तो तू ले जा वैसे ही, कुछ हो चाहे ना हो, अगर तेरी बस का 70 लाख का भी काम हुआ तो 20 का घाटा हम भुगत लेंगे, तो तेरे 90 जेब, तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। तो मुझे पता है कि कम रेवेन्यू होगा तो ये जाने मेरी बस की अगर सीट आधी भी चली तो ये मुझे पूरा पैसा देंगे, मैं तो फ्री हूँ। और अगर इन्होंने उसको 1.5 कर दिया तो उसमें से मेरे को भी दे देंगे और ये भी ले लेंगे। करेक्ट जी। ये और इसका इफेक्ट क्या हुआ है ना राहुल, क्योंकि अब इसके रेवेन्यू जनरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी हमारी होती है, क्योंकि सारी उसकी प्राइसिंग हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो बस जिंगबस के नाम से चल रही है, जिंगबस फुल्ली ब्रांडेड है, राइट। उसके सारे कस्टमर हैंडलिंग हम लोग कर रहे हैं। उसने आपको और क्या क्या दिया? जैसे उसने आपको बस दी जी, और उसने क्या ड्राइवर भी उसी ने दिया? ड्राइवर उसने दिया। जो बस के अंदर जिसको आप कंडक्टर कहते हो उसको हम लोग जिंगबस मार्शल कहते हैं। वी हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिग्निटी टू दैट रोल। एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा आगे चल के। इसमें वो बंदा हमारा होता है। उसके अलावा जो बस का टैक्सेस और बस के मेंटेनेंस है उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बस पार्टनर की होती है, बट कंट्रोल्ड बाय माय टीम, राइट। तो हमारी जो ऑपरेटर एंड क्रू एंगेजमेंट टीम होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बस का जैसा मेंटेनेंस होना चाहिए था वो हमारे पार्टनर ने वैसा करवाया है या नहीं करवाया है। करवाएगा वो इंश्योर या रिव्यू आप करते हैं? जी, मेकर चेकर है, वो मेकर है, हम लोग चेकर हैं। ठीक है सर, इस पे हम बात करेंगे। ये मेरा भी सवाल था जो आपने कहा ना डिग्निटी वाला, ये मेरा सवाल है। आगे अपन ने पूछा, जैसे आपने कहा कि मैंने अब जब रिसर्च कर रहा था तो बोले हर बस में बस मार्शल होता है जी। मैंने कहा बस मार्शल तो जैसे हमने तो अभी रिसेंटली सुनने में लगा, पता चला कि भाई एयर मार्शल भी होता है, ट्रेन मार्शल तो अभी तक कुछ पता भी नहीं है, बस एयर मार्शल। मैंने कहा बस में, हर बस में एयर मार्शल, बस मार्शल कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ये एक सवाल था, इसको थोड़ा सा चलो अभी कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो कंडक्टर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना बसेस में, उसका प्राइमरी काम ये होता था कि वो टिकट कलेक्ट करता था लोगों से। जब बस की टिकटें वैसे बुक हुआ करती थी कि भाई वॉक इन है, आप चढ़िए, पैसे दीजिए, टिकट मिलेगा, ये उसका प्राइमरी काम हुआ करता था और वही कॉन्सेप्ट चलता चला आ रहा है। बट हमने बोला कि आप टिकटिंग तो सारी ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग, राइट। बट उसके बाद भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल रहता है कि सारे लोग बस में चढ़ें, उनका कोई नीड हुआ, उनको वाटर बोतल मिलना है, उनको फूड मिलना है, किसी को कुछ इशू हो रहा है, अगर मोशन सिकनेस हो रही है तो उसके लिए कुछ करना है, किसी को किसी भी तरह का, कुछ एल्डरली कपल्स हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, एल्डरली लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनको किस तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो एक जो एयर होस्टेस होती है ना या एयर होस्ट होता है, उसका इक्विवेलेंट हमने यहाँ पर जिंगबस मार्शल क्रिएट किया। अब ये बंदा बस के साथ ही ट्रैवल करता है एंड ही इज इन सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपीरियंस एक ट्रैवलर का, है ना। और यही बंदा होता है जो जिंगबस का फेस भी है, ठीक है। तो हमने पहले क्या होता था, ये जो कंडक्टर्स होते थे या बस के हेल्पर्स होते थे, उनको उनकी जो अर्निंग होती थी वो कैश में मिलती थी, जो अर्निंग होती थी वो भी बहुत कम होती थी, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरह के पैसे मिलते थे उनको। और जो उनका लिविंग स्टाइल होता था वो भी बहुत ख़राब होता था। लिविंग स्टाइल से मेरा मतलब है कि बंदा 20-25 दिन तक लगातार काम कर रहा है, उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी, क्योंकि जो बस मालिक है वो रोस्टर नहीं मैनेज कर पा रहा। इन सब चीज़ों को हमने बदला है, ठीक है। पहला तो उसका जो नाम था भैया भैया, वो ही कम किया हमने सबसे पहले। अगर आप देखो तो मैंने एक जैकेट पहन रखा है जिसमें पीछे आगे जिंगबस और पीछे मार्शल पीछे प्रशांत लिख रखा है, तो वैसे ही जैकेट हमारे बस मार्शल्स को भी मिलता है। उनका एक नाम है, आप उनको उनके नाम से बुलाइए, पहली बात। उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन है वो हमने चेंज करके मार्शल किया। उसका जो काम है वो बस का टायर चेंज करना और बस का कपड़ा मारना, ये सब उसका काम नहीं है। उसका काम है आपके
एक्सपीरियंस को एलिवेट करना, आपकी बोर्डिंग, आपको फोन पर बताना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ऐसे, अगर आप कुछ वन पॉइंट कांटेक्ट हो कि गया, क्या हुआ, गाड़ी कहाँ तक पहुंची, क्या जी, हुआ, कब जी, पहुंचेगी, क्या जी, होगा, खाना पानी, रुकना करना, आप एवरीथिंग। कुछ ट्रबल फेस करो कि मैं तो रोड के इस साइड खड़ा हूँ भैया, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि हाँ यहाँ फुट ओवर ब्रिज है, उसको लेकर के आप आ जाओ। हमने क्या किया, इनकी जो अर्निंग है वो हमने एक बेस डिफाइन किया, कुछ जो ऐसे हमारी प्लस है उसमें कुछ 16,000 17,000 रुपए है, मैक्स है उसमें 22,000 रुपए है। उसके अलावा उनकी अर्निंग को इंसेंटिवाइज किया। अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है, अगर ट्रैवलर खुश है आपकी ट्रिप में, तो आप पैसे कमाओगे। तो हमारे मैक्स के कुछ तो मार्शल भाई ऐसे हैं जो अब महीने के 50,000 से भी ज़्यादा कमाते हैं, जो कि पहले 10,000 वो 12,000 कैसे इंश्योर होता है? वो इंश्योर होता है कि वो बंदा कितना डिलाइट कर रहा है उस बंदे को, जो ट्रैवलर है उसको कितना डिलाइट कर रहा है। मेजरमेंट क्या है उसका? उसका मेजरमेंट मल्टीफोल्ड है। जैसे हमने एक प्रोडक्ट बिल्ड किया जो कि है हमारा क्रू ऐप। अब वो जो क्रू ऐप है उसको मार्शल ऑपरेट करता है, उसके अंदर उसका पूरा डायलो है, डायलो से मतलब डे इन दी लाइफ ऑफ, राइट। अब उसमें कुछ 32-34 काम है जो उसने रोज करने हैं। अब वो जब वो काम करेगा तो उसमें वो उसका कुछ प्रूफ डालेगा, राइट। उसके बेसिस पे उसका एक स्कोर कैलकुलेट होता है, 1 सेकंड। जो बस का कस्टमर है उससे हम लोग फीडबैक कलेक्ट करते हैं, दैट इज सेकंड। थर्ड, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये बसेस लिस्टेड होती हैं वहाँ भी कस्टमर डायरेक्टली रेटिंग एंड रिव्यू देता है, जो कि कैलकुलेट होकर इन मेटा प्लेटफॉर्म्स पे डिस्प्ले होती है, दैट इज थर्ड। इन तीनों पैरामीटर्स का मिला के उनका एक स्कोर कैलकुलेट होता है वीकली बेसिस पे, जिसके बेसिस पे उनका एक वीकली जो आप कह सकते हैं इंसेंटिव कैलकुलेट होता है। उसके बाद देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अब वो वीकली उसको विड्रॉ कर ले तो वो उतना का उतना रहेगा, अगर वो उसको वहां पर छोड़ता है और कंटिन्यू करता है तो वो बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में थी एट्रिशन की, क्योंकि कंडक्टर बनना किसी का भी मतलब ऐसे ड्रीम तो नहीं होता, राइट। तो उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जैसे जैसे उसका टाइम हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे दो चीज़ें होंगी। एक तो उसका इंसेंटिव का कंपोनेंट इंक्रीज होता चला जाएगा, अगर उस पर हम लोग एक फैक्टर लगा रहे हैं 1.2 का 1.3 का, वो होता चला जाएगा अगर उसकी सीनियोरिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे कि डीए वगैरह में होता है सरकारी एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने उसको एक लैडर दिया ग्रोथ का, कि भाई तू हमेशा जिंगबस मार्शल नहीं रहेगा। जिंगबस मार्शल के बाद तुम कोऑर्डिनेटर बनोगे जिसका एक अलग सैलरी है, अलग काम है। उसके बाद तुम जिंगबस ट्रेनर बनोगे, इन सारे मार्शलों को ट्रेन करना तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से उसको एक पूरा कॉर्पोरेट लैडर दिया है कि उसको पता है कि अगर मैं इनके साथ जुड़ा रहा आने वाले कई सालों तक तो 5 साल के बाद मैं कहाँ होऊंगा और 10 साल के बाद मैं कहाँ होऊंगा। इसके वजह से जो एट्रिशन आज के डेट में हमारी बसेस में देखा जाता है वो इंडस्ट्री का मतलब 4 गुने से भी कम है। और इससे हमें डायरेक्ट फायदा ये होता है कि हमने जिस बंदे को सारा सब कुछ सिखाया पढ़ाया वो अब हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है, तो कंपाउंडिंग होती है। क्योंकि सर ऐसे केस में तो ड्राइवर नोटिस पीरियड तो देता नहीं है, जी जी, वो तो फोन करता है कल से नहीं आऊंगा। तो हमने जब स्टार्ट किया तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े, एंड वहां से हमने सीख ली और धीरे धीरे हमने इन लोगों के लाइफस्टाइल, हमें समझ में आ गया कि हमारा फेस है। इस बंदे की लाइफ, वो कहा जाता है ना, कीप योर एम्प्लॉयज हैप्पी एंड दे विल कीप योर कस्टमर्स हैप्पी। तो हम लोग उसको बहुत ही लिटरल सेंस में लेते हैं। अगर हमारा जिंगबस मार्शल खुश है, हमारा जिंगबस पायलट खुश है, तो हमारे कस्टमर्स ऑटोमेटिकली खुश होंगे। तो मिला क्या, देखो ना, अगर इसको अपन कॉमन सेंस से भी देखिए, भाई ड्राइवर से तो कस्टमर कभी बात ही नहीं करता। उसका बस अच्छी बुरी वो देख, तो बस देखता है कि साफ सफाई है और बंदा ढंग से बोला और टाइम से पहुंचा दिया, उसके बाद खत्म। उसको क्या चाहिए, फेवरेट हो जाएगी उसकी बस, बिल्कुल। तो आप बाकी से टाइमली तो आप देख लोगे, टाइमली तो ड्राइवर पहुंचा देगा, साफ सफाई आप मेंटेन कर लोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर बंदे का बिहेवियर ही होता है। सर अब थोड़ा सा नंबर्स पे बात करते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक सी वाली बात करते हैं कि एक रूट चलाने में एवरेज यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है किसी भी एक रूट की। जयपुर से दिल्ली रूट पे चल रहा है तो 100 रुपए में की इनकम है, तो उसमें कितना ड्राइवर का, कितना उसका, कितना फ्यूल और टैक्सेस एंड लास्ट में प्रॉफिट कितना होता होगा? तो एक स्टेडी स्टेट रूट जो होता है, जो मान लीजिए थोड़ा टाइम से चल रहा है, मैच्योरिटी आ गई है उस पर्टिकुलर ट्रिप पे, तो अब वो एक पर्टिकुलर जो एक तो हम लोग एक बस की बात नहीं कर सकते, हमें हमेशा एक पेयर की बात करनी पड़ेगी कि एक जाती है और एक आती है, तभी उसका सिलसिलेवार बनता है, ठीक है। तो अब ये पेयर ऑफ बस जो है वो जिंगबस इकोसिस्टम के अंदर मोस्ट लाइकली मतलब 2 से 2.5 करोड़ के बीच का बिजनेस करेगी, 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ का बिजनेस करेगी एक्चुअली। एक बस एक रूट पे, हाँ, एक पेयर ऑफ बस, एक पेयर ऑफ बस साल भर में इतना बिजनेस करेगी। साल भर को मैं पैरामीटर इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा सीजनल इन नेचर है, राइट। जब बारिशें होती है तो लोग कम ट्रैवल करते हैं, जब गर्मी की छुट्टियां या सर्दी की छुट्टियां होती है तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दिवाली दशहरा लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो साल भर में इतना का रेवेन्यू हो जाता है,
ठीक है। अब इसमें जहाँ से भी मान लीजिए मैं अगर अपने मार्केटिंग और मैं अगर किसी OTA से टिकट बेच रहा हूँ तो उनके जो कमीशंस वगैरह हैं उन सब की बात करें तो लगभग 10 से 12% मेरा तो वहाँ खर्च हो जाता है। ठीक है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू जो मैं कलेक्ट कर पाता हूँ उस 2.5 करोड़ रुपए पे वो लगभग आपको 2 करोड़ 20 लाख जितना बचता है। 100 रुपए में से 12 गए, 88 बचे अभी। हाँ, 100 रुपए भी बात करते हैं। ठीक है। 100 रुपए में से 12 गए, 88 बचे। अब इस 88 रुपए पे जो बस का खर्चा है, बस को चलाने का खर्चा है, वो लगभग आता है 70-72 रुपए का। ठीक है। जिसमें फ्यूल भी होता है, बस की EMI भी होती है, जो क्रू को आप पैसे दे रहे हैं वो भी होता है। बाकी का बचा आपको 15-16 रुपए। इस 15-16 रुपए में से लगभग आपको 5 से 6 रुपए या 7 रुपए जो है वो बस ऑपरेटर रखता है और बाकी के जो पैसे बचे वो लगभग मैं लगता हूं। तो मेरा प्रॉफिट इस पे आफ्टर ऑल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग 7 से 8 रुपए का बन जाता है। 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल बन जाता है एक रूट पे। अच्छा, तो हर रूट पे ये यूनिट इकोनॉमिक्स अलग अलग ऑपरेट करती होगी? मैंने एवरेज बताया आपको। अच्छा, ठीक है। कुछ रूट्स पे ये और सुपीरियर है, कुछ रूट्स पे थोड़ा सा इन्फीरियर है, बट जो रूट्स पे इन्फीरियर है उसका रीजन ये है कि वहां पे जो ये चेंजेस अपन बात कर रहे थे कस्टमर की मेंटालिटी में कि हाँ भाई बस जो है सेक्सी ना हो, कुछ मिलेगा आपको, वो अभी चेंज होने के प्रोसेस में है। अगर मैं आपको अपने बेस्ट रूट की बात बताऊं तो यहाँ पर वो इकोनॉमिक्स ऐसा होता है जहां पर वो बस ऑपरेटर भी 10 रुपए के आसपास कमा रहा है 100 में से, एंड मैं भी लगभग 10 से 15 रुपए के बीच में कमा रहा हूँ। ये मेरा बेस्ट रूट है आज के डेट में। कौन सा बेस्ट रूट? सो दिल्ली मनाली जैसे हमारा एक बेस्ट रूट है, हमारा सबसे ओल्डेस्ट रूट है और बेस्ट रूट है। इसके अलावा साउथ में अगर हम लोग बात करें तो साउथ में हमारा आपको ये चेन्नई नागरकोइल ये हो गया, बैंगलोर तिरुपति। तो बेसिकली जो मेट्रो सिटी से अगर टूरिस्ट की तरफ जा रहा है तो वो रूट अच्छा होता है। हमारे टियर 1 राउट का डेफिनेशन ही ये है कि एक लार्ज सिटी से या एक मेट्रो सिटी से किसी दूसरी लार्ज सिटी या फिर टियर 2 सिटी को कनेक्ट करे। यही टियर 1 का डेफिनेशन है। हमारे सारे राउट्स आज के डेट में ऐसे ही। सर इसमें ब्रेक इवन कितने सीट्स पे होता है? जैसे मान लो एक गाड़ी पूरी भरी चल रही है तो प्रॉफिटेबल है, कितने पे ब्रेक इवन है? क्या इतनी एक गाड़ी में 50 सीटें 70% के आसपास ऑक्यूपेंसी अगर है तो ब्रेक इवन कर जाता है। ये जो टिकट प्राइस का भी फंक्शन होगा वैसे, बट ऑन एन एवरेज 70% पे ब्रेक इवन हो जाता है। तो सर नया रूट जब लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशन रहती है, क्या पैरामीटर्स रहते हैं कि ये नया रूट लॉन्च कर रहे हैं तो करे या ना करे, उसको कैसे डिसाइड करते हो आप? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, बट मैं कुछ मोटे मोटे फैक्टर्स। तो नेटवर्क प्लानिंग इज वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी जो हमने एस्टैब्लिश की है कि कौन से रोड पे कितनी गाड़ियां चलनी चाहिए, किन टाइमिंग्स पे चलनी चाहिए और कौन से स्टॉप पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शहर है, उससे दूसरे शहर को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने का रास्ता तो शहरों के बीच में एक होगा बट उस शहर के अंदर अलग अलग हो सकता है। जैसे क्योंकि बहुत सारा समय तो शहर के अंदर ही चला जाता है ना। अगर मान लीजिए जैसे बैंगलोर हैदराबाद की बात करूं, बैंगलोर हैदराबाद की पूरी ट्रिप 9 घंटे की है, 1 घंटा तो हैदराबाद के अंदर घूमती है गाड़ी और 1.5 घंटा बैंगलोर के अंदर घूमती है गाड़ी, तो एक बहुत बड़ा टाइम है, राइट। और उसके बाद भी पूरा शहर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हम लोगों के मल्टीपल राउट्स जो रन करते हैं वो शहर के अंदर अलग अलग राउट्स भी ले सकते हैं, सो डैट कि हमारे कस्टमर को हमारी बस चढ़ने के लिए बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। ठीक है। अब इसके सिलेक्शन करने के लिए एक तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर एस्टैब्लिश डेंसिटी कितनी है। देखो एक बात तो ये तय है ना कि हम लोग कोई मतलब ब्लू ओशन में नहीं जा रहे, एज ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो कहा जाता है उसमें नहीं जा रहे कि अपन कोई नया मार्केट पर से नहीं क्रिएट कर रहे। ये लोग बसेस में ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे बट नाखुश थे। ठीक है। एक्सपीरियंस बेटर कर रहे हैं, तो वो बसेस जो ऑलरेडी डेंस राउट्स हैं वहां पे ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, राइट। तो एक तो ये फंडामेंटल हो गया कि हमारे पास पूरे इंडिया का डेटा है कहाँ कितनी बसेस चलती है, उसके हिसाब से हमने अपना प्रायोरिटाइजेशन लॉजिक लिख रखा है कि हम लोग कौन कौन सी राउट पे चलाएंगे। ऐसा हमने ऑलरेडी 170 राउट के लिए कर रखा है, उसमें से आज 50 चलाते हैं, 120 फ्यूचर में चलाएंगे। तो ये हमने ऑलरेडी एक तो कर रखा है। उसके बाद उसमें क्या टाइमिंग वगैरह चलनी चाहिए, इसके लिए हम लोग रेलवे का डेटा स्टडी करते हैं, इसके लिए हम लोग जो बाकी बसेस हैं उसका डेटा स्टडी करते हैं और कस्टमर्स का ऑन ग्राउंड सर्वे करते हैं बहुत सारा। कि अगर जैसे मान लो कोई बंदा 5 बजे की सर्विस में ट्रैवल कर रहा है, हम लोग उसका हैप्पीनेस स्कोर जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो 5 बजे का टाइमिंग इसलिए चूज किया है कि उसको 5:30 का नहीं मिल रहा था या 6:30 का नहीं मिल रहा था, या फिर 5 बजे ही उसका नेचुरल टाइमिंग था। तो उसके बेसिस पे भी हम लोग ये चीज़ें ड्रॉ करते हैं। कौन से स्टॉप पॉइंट्स कनेक्ट होंगे उसके लिए भी हम लोग ऑन ग्राउंड बहुत सारे डिटेल्स जमा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एक राउट को डिफाइन करते हैं। और सर प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई जैसे हमको किसी भी रूट पे दिल्ली से जयपुर की प्राइसिंग क्या रखनी है, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है? तो सर हमने तो एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया इस इंडस्ट्री में। जब हम लोग आए थे तो फ्लैट प्राइसिंग हुआ करता था, बट हमने वी वर द फर्स्ट कंपनी जिसने डायनेमिक प्राइसिंग लॉन्च की बसेज में, जैसे फ्लाइट्स में देखने को मिलता है आपको।
और उसके बाद तो अब सारी कंपनीज करने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो केवल डायनेमिक प्राइसिंग की ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट बस ऑपरेटर्स को। बट मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्यों? बिकॉज डायनेमिक प्राइसिंग हमारे वो जो टेक्नोलॉजी क्विवर है ना, मतलब एज इन हमारे जो तीर हैं टेक्नोलॉजी के, उसमें से एक सबसे शार्पेस्ट एरो इज डायनेमिक प्राइसिंग। व्हाई आई से दैट? बिकॉज आप इस बात को समझो कि अगर दिल्ली से एक फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो वो सारे के सारे कस्टमर दिल्ली से उठाएगी, और अगर वो सपोज मुंबई जा रही है तो वो सारे के सारे कस्टमर्स मुंबई में ड्रॉप करेगी। जबकि अगर एक बस या ट्रेन चल रही है सपोजिटली दिल्ली से मुंबई ही, तो उसके बीच में 17-18 शहर आएंगे। ये हर जगह कस्टमर उतार भी सकती है, हर जगह कस्टमर चढ़ा भी सकती है। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर राउट में 17 C2 यानी कुछ लगभग 170-180 कनेक्शंस बनेंगे, जैसे ए से बी, ए से सी, बी से सी, हाँ, इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और हम लोग इन सारे कॉम्बिनेशंस को हर सीट के लिए यूनिकली प्राइस करते हैं, और ये सारा हमने मशीन लर्निंग और AI यूज़ करके बनाया है पिछले 6 साल में, और ये बहुत अच्छा काम करता है, जिसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू है, जो आप जैसे मैंने तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया ना कि जो बस 1 करोड़ रुपए का धंधा करती थी वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का धंधा कर रही है। बट कैसे? उसमें से एक रीज़न ये है कि क्योंकि हम लोग अपनी इन्वेंट्री को ऐसे डायनेमिकली एंड एक्यूरेटली प्राइस कर पाते हैं, उसके वजह से ही बस की यील्ड 7 से 8% बढ़ जाती है। बाकी 10-12% बढ़ती है वो ब्रांड कंपोनेंट के वजह से, कि हाँ भाई कस्टमर्स एक्स्ट्रा पे करने को रेडी है बिकॉज आप एक तरह का एक्सपीरियंस दे रहे हो, राइट। बाकी की बजाय बढ़ जाती है बिकॉज आपका कस्टमर रिपीट ज़्यादा है, तो आपको बार बार वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता। इसके वजह से हमारी इकोनॉमिक्स बसेस की बेटर होती है। तो ये जो हम लोग इन्वेंट्री प्राइस करते हैं वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक होता है। आज जो हम लोग 300 गाड़ियाँ अक्रॉस 200 सिटीज चला रहे हैं, दैट एक्चुअली इज सम 18-19,000 कनेक्शंस, जो हर समय हर सीट के लिए प्राइस होता है। अगर आप मेरी बस बुक करने जाओगे तो अगर बस के अंदर 45 सीटें हैं तो हो सकता है कि उन सारी का प्राइसेस अलग अलग हो। जनरली 6 से 7 तरह के प्राइसिंग तो होते ही हैं एक बस के अंदर, और हर कनेक्शन के लिए अलग होगा। और डिपेंड करता है आगे वाली का, जैसे वो फ्लाइट में होता है कि भाई नॉर्मल का ये है जी, इमरजेंसी वाली लेनी है तो अलग है, लेग रूम एक्स्ट्रा चाहिए तो ये वाला है। बट वहाँ पे डेल्टा बहुत छोटा होता है। वहाँ पे जो डेल्टा होता है ना, जैसे मान लिया आपने 5,000 की फ्लाइट बुक की है, अब वो जो सीट है वो या तो आपको 800 रुपए की मिलेगी या आपको फ्री मिलेगी, तो डेल्टा केवल 800 रुपए का है। यहाँ पर जो सीट लेवल का डिफरेंस हो सकता है वो लगभग 20-25% भी हो सकता है, कि ये आपको 1,000 रुपए की मिल रही है, फलानी वाली आपको 1,250 रुपए की मिल रही है। बिकॉज हमारे सिस्टम को पता है कि इस सीट के बुक होने की प्रोबेबिलिटी आज ज़्यादा है, और ये मैं इसलिए एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत डेटा है पुराना। ग्रेट। तो जिस सीट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे अपन ने प्राइस बढ़ा दी। अच्छा, ये तो सब तरह से फिर चेंज होता होगा, जैसे सुबह की फ्लाइट में अलग प्राइस हो सकता है, सुबह की में अलग, शाम में अलग, लेट नाइट में अलग, दोपहर में अलग, सीजन में अलग, ऑफ सीजन में अलग। तो ऑफ सीजन में डिस्काउंट हो जाता होगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारी क्या, कोई भी ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम डिमांड सप्लाई मिसमैच है। क्योंकि दिवाली से 2 दिन पहले जितने लोग नॉर्मल दिन ट्रैवल करते हैं उससे कम से कम 4 गुना 5 गुना लोग दिवाली के 2 दिन पहले ट्रैवल करेंगे। जितने लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं उससे कम 50% ज़्यादा वीकेंड को ट्रैवल करेंगे। तो हमें अपनी इन्वेंट्री इस हिसाब से रखनी होती है कि जब डिमांड उतना नहीं है तो हमें लॉस भी बहुत ज़्यादा ना हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सबको सर्व कर पाएं, राइट। अदरवाइज तो लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट द एयरलाइंस ऑल्सो फेस, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट होटल्स ऑल्सो फेस, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल लाइक अस ऑल्सो फेस, राइट। सर अब आते हैं ऑपरेशंस पे, एक एक करके अपन ने बस की क्वालिटी पे बात की, कस्टमर एक्सपीरियंस पे बात की। अब कुछ ऑपरेशन चीजें, जैसे आप मार्केट कैसे करते हो जिंग बस को, व्हाट आर द मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज? देखिए, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी तो वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है। अगर हम लोग अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं तो अब जैसे बहुत नेचुरल सी बात है ना कि अगर आप जयपुर से हो और आपका आना जाना दिल्ली है रेगुलर, आप 4-5 लोगों को ऐसे जानते ही होंगे जिनका सेम यूज केस है। क्योंकि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या आपका मान लो कुछ बिजनेस है, तो आप जानते हो कि भाई मैं जयपुर से दिल्ली आता हूँ, ठीक है, और ये बंदा भी आता है। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा हुआ आप उसको बताओगे ही बताओगे, राइट। तो वर्ड ऑफ माउथ हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स वर्क विद अस जो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और उसको मार्केट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टिपिकल चैनल्स होते हैं मेटा के और गूगल के, उसको हम लोग एम्प्लॉय करते हैं। हमारी सारी बसेस जो होती हैं वो जिंग बस ब्रांडेड होती हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट वर्क्स एज अ
रनिंग बिल बोर्ड, राइट है, मोबाइल बिल बोर्ड। तो जब वो बस कहीं से क्रॉस कर रही होती है तो लोगों की नज़र जाती ही है। हमने उसके डिज़ाइन पे काफ़ी दिमाग लगाया है, तो वो इतनी सुंदर भी दिखती है जिसके वजह से लोग उसको नोटिस करते हैं। अगर किसी ढाबे में मान लो 6 बस ऑपरेटर की बसें खड़ी है और जिंग बस खड़ी है, तो जो लोग बाकी 5 में ट्रैवल किए हैं वो भी उसको देख के समझेंगे ही थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक तो मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। ओटीए का भी रोल रहता होगा काफी। ओटीए का रोल रहता है, ओटीए का रोल रहता है। तो ओटीए में हाउ आवर प्रोडक्ट गेट्स मार्केट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रेटिंग्स, राइट। क्योंकि जब कस्टमर ट्रैवल करता है और रेटिंग देता है, तो हम लोग की अभी एवरेज रेटिंग ऑन से रेड बस इज 4.5 आउट ऑफ 5। यू विल बी सरप्राइज कि जो एक एवरेज बस ऑपरेटर है कंट्री का, उसकी रेटिंग उसी प्लेटफॉर्म पे 3.5 से भी कम है, और हमारा वहाँ 4.5 है। तो कस्टमर ऑटोमेटिकली जब क्वालिटी के बेसिस पर जज करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि भाई टॉप रेटेड जिंग बस ही है, इस रूट पे भी जिंग बस ही है, उस रूट पे भी जिंग बस ही है, तो दिमाग में नाम आ जाता है। आज के रेट में सर आदमी 50 रुपए की चाय मंगा रहा है तो रेटिंग देख के मंगा रहा है कि किसकी रेटिंग अच्छी है। अब ये रोड बिजनेस में जो भी आपने कहा ना कि भाई ठीक है आईआईटी के बंदे हो गए, तुम रोड में कैसे आगे, राउडी बिजनेस है, तो ये राउडी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताइए। क्योंकि कई बार ऐसा है कि ये रूट पे तो भाई साहब फलाने ऑपरेटर की बस चलती है और वो फलाने साहब तो पॉलिटिकली या उस तरह से ऐसे हैं कि वो तो भैया नए आदमी को एंटर नहीं करने देते, वहां तो पूरा गैंग है, आप जाओगे तो भैया मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में कैसे उस रूट को आप एक्टिवेट करते हैं, लाइव करते हैं? ऐसा कुछ स्थिति आपके साथ कभी घटना घटी? जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस समय होती थी। जैसे गुजरात में हमें इशू फेस करना पड़ा था। आई थिंक भुज का एक राउट था हमारा, अहमदाबाद से भुज का राउट था, वहाँ पर देयर वाज अ मोनोपोली एंड अल्टीमेटली हमें शायद विड्रॉ करना पड़ गया था वहाँ से। उसके अलावा कुछ कुछ पॉकेट्स में हमें इशू फेस करना पड़ा है। जैसे शुरू में जब हमने दिल्ली जयपुर स्टार्ट किया था उस समय भी थोड़ा सा इशू आया था, बट वो फिर वही बात मैंने बोली ना कि वो भी बिजनेसमैन है, आप बैठ के अगर बात करते हो, ठीक है, कि भाई मैं आपसे डायरेक्टली कम्पीट कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा एसेट लाइट मॉडल है, हमारी खुद की वो बसेस तो है नहीं, हम जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं के साथ पार्टनर कर लेते हैं कि आप ही आ जाओ भाई हमारे साइड, ठीक है। आपको बुरा लगेगा क्या? समझ में आता है ना आपकी क्या कमाई हो रही है, 20 लाख ना मैं बढ़ा दूंगा, देता हूँ, हाँ मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। हमारा इतना कॉन्फिडेंस था डेटा पे कि हमें पता था कि ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने उसको बोला कि मैं बढ़ा दूंगा आपको। पहले उसने ऑफ कोर्स जब आप एंटर कर रहे होते तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आप मार्केट खराब कर दोगे, ये कर दोगे, बट जब वो ये रियलाइज करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो फिर सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं रैदर देन कि आपके अपोजिट बैठने के। क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना अपोजिट बैठने के, कि बंदा तो आगे बढ़ेगा ही, तो आज जुड़ जाओ इसके साथ, तो वो लेगेसी का भी थोड़ा फायदा मिलेगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर लोग समय के साथ हमारे साथ जुड़ते चले गए, और प्लस ये जो थोड़ा राउडी वाली भी जो चीज़ थी ये समय के साथ घटती चली जा रही है, राइट। ये जो यूनियंस एंड वो उसके वजह से जहाँ भी आज के डेट में बस ऑपरेटर यूनियन है, वो मुझे लगता है डिस्ट्रक्टिव से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, राइट। कि वो बेसिकली बस ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो बस का क्रू होता है, ड्राइवर वगैरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, हम लोगों को एक कॉमन वॉइस देती है एडवोकेसी के लिए टुवर्ड्स एनी रेगुलेटरी चेंजेस, ताकि हम लोग गवर्नमेंट, आरटीओ, मॉर्थ वगैरह से बात करके ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे रूल्स लेकर के आए जिससे बस ट्रैवल और सेफ बने और कन्वीनियंट बने और एक्सेसिबल बने लोगों के लिए, राइट। तो मुझे लगता है कि विद टाइम जो यूनियंस का जो रोल है ना, वो पॉजिटिव होता चला जा रहा है। काफ़ी जगह हमने ये चेंज देख लिया, और आई एम रियली होपफुल फॉर द फ्यूचर कि आने वाले टाइम में दीज यूनियंस विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग हाउ द बस इंडस्ट्री बेसिकली बिकम्स मोर मेन स्ट्रीम। मैं सर अभी आपने आप ये बात कहा तो मैंने भी रियलाइज किया कि आप अपना कोई बस का ट्रैवल लेके थोड़ी जा रहे हो कि मेरी 50 बस चलेगी तो आप उनका बिजनेस खा जाओगे जी। आप कह रहे हो मैं तो, मेरे पास बस ही नहीं भाई जी, तुम्हारी बस ही चलाऊंगा, तुम्हें ज्यादा कमा के दूंगा। बिल्कुल, हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करो, ठीक है। वो आप खुद भी, हर बस ऑपरेटर, कोई नहीं चाहता खराब गाड़ियां चलाना, कोई नहीं चाहता कि उसका जो नाम है वो खराब हो मार्केट में, ठीक है, कोई कस्टमर उसको गाली निकाले, राइट। लेकिन सर उसका ब्रांड डाइल्यूट नहीं हो जाता? जैसे मान लो बहुत दिनों से चला रहा हूँ मालोदिया ट्रेवल्स जी, मालोदिया ट्रेवल्स की 10 बसें, चाहे छोटी है 10 बसें, लेकिन मेरा नाम है मालोदिया जी की बसें चलती है साहब। अब मालोदिया ट्रेवल्स आपके साथ जुड़ गया तो आपने उसका पूरा जिंग कर दिया उसको, तो मालोदिया ट्रेवल्स के घर में कमाई बढ़ गई, मजा आ गया, पर मेरा नाम ही हट गया मेरी बसों से, ऐसा कुछ नहीं लगता उसको? 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पे।
एक तो जो हमारी बसेस जिंक ब्रांडेड होती है उसमें हम लोग एक प्रोमिनेंट स्पेस हमारे बिजनेस पार्टनर को भी देते हैं। ठीक है। बस के आगे उनका नाम लिखा हुआ होता है, बस के पीछे उनका नाम लिखा होता है, और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो इसके वजह से उनको एक प्रोमिनेंट स्पेस देते हैं, तो चलो। लोगों को ये तो पता होता है कि हाँ, यहाँ बैकएंड में कौन सर्विस प्रोवाइडर काइंड ऑफ है, बट ओनरशिप फिर भी जिंक बस की होती है। ठीक है। पहली बात तो ये हुई कि उनका नाम पूरा डाइल्यूट नहीं होता ऐसा कि भाई उनके मन में ये प्राइड है कि भाई वो 10 बस ओन करते हैं या 20 बस ओन करते हैं, चलाते हैं, तो वो उसको अपन कंप्लीटली डाइल्यूट नहीं करते। सेकेंड चीज जो है कि ये इशू हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है इन केस ऑफ वेरी लार्ज बस ऑपरेटर्स, जिनके साथ 100 गाड़ियां चल रही हैं, 150 गाड़ियां चल रही हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा खुद का ब्रांड है, चाहे रीजनल ही हो, पैन इंडिया ना हो, तो वो शायद हमारी करेक्ट टारगेट ग्रुप भी नहीं है। राइट। बाकी ज्यादातर लोग ये इस बात को समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो समय के साथ बहुत फास्टली चेंज हो रहे हैं। एंड एक इवन अ गुड बस ऑपरेटर विच हैज अ स्मॉल फ्लीट, ही इज नॉट वेल पोजिशन टू सॉल्व फॉर दैट एक्सपेक्टेशन। राइट। तो उनको ऐसा लगता है कि अब मैं इसमें पिछड़ जाऊं, इससे बेहतर है कि जुड़ जाऊं। तो ये माइंडसेट चेंज होने में थोड़ा समय जरूर लगा, बट एज आई सेड ना, जब उन्होंने रियलाइज किया कि ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपको, एक हमारा बस ऑपरेटर है, उनकी ना कुछ 8-10 बसें होती थी। 2020 जब कोविड आया था ना, उस समय कुछ 8-10 बसेस होती थी, और वो हमारे ऑलमोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट पार्टनर्स थे, और वो यहाँ के ही हैं, दिल्ली के, और एक ही रूट था जो वो चलाते थे, दिल्ली से धर्मशाला। बस वो 8 की 8 बसेज उनकी उसी रूट पे चलती थी बस। अब आज के डेट में उनको काम करते हुए हमारे साथ हो गया 5 साल। ठीक है, अब उनके पास लगभग कुछ 50 गाड़ियां हैं। ठीक है, इन 50 में से कुछ 30 के आसपास वो अपने ब्रांड में या फिर किसी को लीज पर दे रखा है, वो चला रहे हैं, और 20-22 गाड़ियां हमारे जिंक बस के प्लेटफॉर्म के अंदर चल रही है। और ये गाड़ियां जो चल रही हैं सर, ये 10 यूनिक रूट्स पे चल रही है, जिसमें से 3 रूट साउथ इंडिया में है। अगर जिंक बस के साथ ये पार्टनर नहीं करते तो एक बंदा जिसका पूरा बेस दिल्ली का है ना, वो साउथ इंडिया में गाड़ी तो चला ही नहीं सकता था। वो 7 गाड़ी 14 कर लेता, ज्यादा 50 नहीं हो पाती। 50 नहीं हो पाती। सर प्राइस वार्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो इंडियंस को सर्विस तो चाहिए, क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन प्राइस भी चाहिए। जैसे रेड बस पे ही मैं अगर आपको देख रहा हूँ और आपने कहा कि भैया ये तो जिंक बस 600 रुपए में ले जा रही है, नीचे कोई दिख रहा है प्राइस वाइज डिस्काउंट लगा के यार ये 525 में लेके जा रहा है, तो एक लगता है कि यार 525 पे चले 75 रुपए बचेंगे, कुछ लोगों का ये भी रहता है। और कई जो स्टार्टअप टाइप या पुराने लोग कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी का खर्चा नहीं है, क्वालिटी हम दे नहीं रहे, तो 450 में ले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? उनसे कैसे कम्पीट करते हैं? नहीं करते हैं कम्पीट। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, मतलब ये हमारी लर्निंग रही 2022-2023 में। काफ़ी प्राइस वॉर्स हुआ बहुत सारे कॉरिडोर पे, एंड वी ऑल्सो गॉट एंगेज्ड अ फ्यू टाइम्स। हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमारा प्रोडक्ट का वर्थ कस्टमर के माइंड में, डिफरेंशिएशन का, सॉरी नॉट प्रोडक्ट का, हमारे डिफरेंशिएशन का वर्थ अगर कस्टमर के माइंड में ये 100-150 रुपया भी नहीं है ना, तो फिर तो अपन बना ही क्या रहे हैं। ठीक है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है करने का। तो उसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करो जिसके मन में ये वर्थ बना है। ठीक है, और उस वर्थ को बनाने के ही ओवर टाइम कोशिश करते रहो। तो हम लोग मोर ऑफन देन नॉट, अनलेस एंड अनटिल हम लोग जब किसी नए रूट पे लॉन्च करते हैं ना, तो वहां पर तो देखिए ब्रांड डिस्काउंट ऑफर देना पड़ेगा, बिना उसके ना कर नहीं सकता, बिना के तो एंटर नहीं होगा ना, एंटर नहीं कर बस में सकता तो ना, बैठे एक वो बार ट्राई क्यों करेगा। राइट, जब नाम नहीं एग्जिस्ट कर रहा, या तो आप उसको मार्केट करोगे बहुत हेवली, तो वो भी खर्चा है, या तो आप उसको डिस्काउंट, हमें ऐसा लगता है कि भाई मार्केटिंग का पैसा फेसबुक गूगल को देने से अच्छा कस्टमर को डायरेक्ट दो ना डिस्काउंट में। तो अब कुछ नए कॉरिडोर जब अपन लॉन्च करते हैं तो थोड़ी हमें प्राइस करनी पड़ती है, बट दैट टू वी डू विद इन रीजनेबल लिमिटेशंस। बट जो हमारे पुराने एस्टैब्लिश्ड राउट पे, उसमें हम लोग प्राइस वार में इंगेज ही नहीं करते। राइट, तो हमारा डायनेमिक प्राइसिंग उसी तरीके से फिक्सेटेड है कि हम लोग हर बंदे से कम्पीट नहीं करेंगे। हम लोग हर रूट पे डिफाइन कर देते हैं कि ये 3-4 लोगों के साथ हमें कम्पीट करना है, जो कि क्वालिटी बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे रीजनल चाहे पैन इंडिया, एंड उन्हीं के साथ अपन प्राइसिंग में भी कम्पीट करते हैं। और वो लोगों ने भी रियलाइज़ किया है कि भाई प्राइस गिरा के कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर विलिंग है पैसे देने के। आप उसको घटा के उसके कस्टमर विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना, यही तोड़ने तो आए थे हम लोग। रेस टू द बॉटम प्राइस हो जाती थी, नोबडी विंस। एग्जैक्टली, क्योंकि अब वो एक विशियस साइकिल है कि अब मैंने कम प्राइस में बेचा बिकॉज मुझे आपने को बीट करना था, अब वो कम प्राइस में मैंने बेचा, इसके वजह से मुझ पे कॉस्ट प्रेशर आएगा, मैं कॉस्ट घटाने करने के लिए जाऊंगा तो क्वालिटी गिरेगी तो कस्टमर भी नाराज होगा, उसके बाद मैं प्राइस और गिराऊंगा, उसके बाद एक लिमिट होगा ना, क्या घर बेच के थोड़े चलाएगा बिजनेस कोई।
राइट, तो वो बात है। सर भी जैसे आप तो बस ऑपरेट कर रहे हैं, अब मेकर चेकर वाले आपने बताया काम वो कर रहे हैं, मेकर वो हैं, यू आर द चेकर। जी। तो हाउ यू इंश्योर दिस चेकिंग? जैसे फॉर एग्जांपल बस में जो 2-3 चीजों पे अपन ने बात की जिसपे आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है, पहली बात क्लीनलीनेस, साफ सफाई, कि भैया साफ बस है कि नहीं है, ये कैसे इंश्योर करते हैं? कुछ टैग है या कुछ है समथिंग? सर देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा काम ये है कि हमने इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री ना हर जगह से हटा दी। ठीक। आज के डेट में जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास है वही मेरे पास है, वही इन्फॉर्मेशन बस के क्रू के पास है, वही इन्फॉर्मेशन बस के मालिक के पास है, वही इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास है जो बस की क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मालिक का एम्प्लॉय होगा, एंड वही इन्फॉर्मेशन बस के गैराज के पास है। ठीक। तो सब कुछ कनेक्टेड इकोसिस्टम है। तो अगर अब बस की सफाई नहीं हुई ना और उसकी इमेजेस नहीं अपलोड हुई हमारे टेक प्लेटफॉर्म रोज पे, अपलोड होती है? रोज अपलोड होती है। अच्छा, रोज बस की सफाई होगी, रोज अपलोड होंगे, ठीक है। और वो उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ जो कैमरा लगा हुआ है बस के अंदर वही कैप्चर करके हमारे सिस्टम को सेंड कर देगा एक डिफाइंड टाइम पर। अच्छा, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होता है कि अब अगर वो नहीं हुई सफाई तो सारे लोग इकोसिस्टम में अप्राइज तो हैं, सबको पता है। अब इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो ये विलफुल डिफॉल्ट है। विलफुल डिफॉल्ट पे मैं पेनलाइज करता हूँ। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई सर आपने कि भाई बस का कैमरा अपने आप एक मतलब रोज 12 बजे फोटो खींच लेता है, कंडीशन क्या है, साफ सफाई की अपने आप देख लेता है। जी जी। तो ये तो टेक का प्रॉपर यूज है। अच्छा सर, टाइमली स्टार्टिंग और अराइवल जी को कैसे मैनेज करते हैं? अगेन यहाँ पर ऐसे अगर केसेस हैं जहाँ पर देखिए बस लेट किस वजह से होती है, और इसमें दो डिफरेंसेस होंगे। एक होगा ओरिजिन पॉइंट से ही डिले, ठीक है, और दूसरा होगा रास्ता में डिले हो गई। कई बार तो होता है भाई ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर आएगा जैसे हम बैठे रहते हैं, ड्राइवर आएगा तो गाड़ी चलेगी, ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर खाना खाने गया। ये कुछ तो अब ओरिजिन पॉइंट के डिले के बारे में बात करते हैं। ये कुछ वजह से हो सकता है। एक है विलफुल डिफॉल्ट, जिसका मतलब हुआ ड्राइवर नहीं आया, मार्शल नहीं आया, बस की चाबी जिसके पास थी वो कहीं और है। ये मतलब क्या होता है ना, ड्राइवर चेंज होता है, तो अब बस की चाबी जिसके पास थी उसका हैंडओवर नहीं हुआ, वो सिस्टम ने, ये सारे विलफुल डिफॉल्ट है या प्रोसेस का एरर है। प्रोसेस हमने पहले सॉल्व कर दिया और उसके बाद अब प्रोसेस पर अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो ये विलफुल डिफॉल्ट है, पेनलाइज होगा। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि बस ना मेंटेनेंस के लिए गई थी, टाइमली गैराज से निकल नहीं पाई, जिसके वजह से बस डिले हो गई। इसके लिए हमने गैराज के साथ मिलकर काफ़ी प्रोसेसेस सॉल्व किए। ऐसे इश्यूज जो आज नहीं कल ठीक करवाए जा सकते हैं, उसके वजह से कभी बस डिले नहीं होती। अगर हमें पता है कि ये इशू क्रूशियल है बस के ट्रिप के जाने के पहले, तो हम लोग अगर एक रिपोर्टिंग टाइम तक वो बस वहाँ से फ्री नहीं हुई तो हम लोग दूसरी अल्टरनेट अरेंज करते हैं, उस बस को कैंसिल करते हैं। ठीक है, सो दैट ओरिजिन पॉइंट से डिले ना हो। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट का जो भी डिले है सर, वो प्रोसेस से और विलफुल डिफॉल्ट को पेनलाइज करने से सॉल्व हो गया। अब आते हैं जो रास्ते में डिले होती है, जिसके वजह से अगर आपने आगरा से टिकट बुक किया है और गाड़ी दिल्ली से सही टाइम पे निकली थी बट रास्ते में डिले हो गए बिकॉज जाम था या गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो अभी टायर पंचर वगैरह वाली जो चीजें हैं ये हमने काफी हद तक सॉल्व की हैं थ्रू प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, राइट। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एंड ऑडिट कि हाँ भाई अब टायर टाइमली अगर रिप्लेस हो रहा है, जब उसके गड्ढे घट गए तो टाइमली रिप्लेस हो रहा है, टायर अभी लगा है 12 महीने बाद करना है तो प्रोसेस से डेविएशन अगर नहीं हुआ तो कुछ हद तक वो चीजें कम होगी। उसके बाद भी ऐसे इश्यूज होते हैं। जब ऐसे इश्यूज की वजह से डिले होती है गाड़ी जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर इन एडवांस, राइट, कि अब भाई डिले तो है, राइट, अब ये गाड़ी जो है वो 10:45 के जगह पे 11:25 पे आने वाली है, ये बात हम आपको 10 बजे बता देंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू कि हाँ हमें पता है कि गाड़ी यहाँ इतनी लेट है और आगे गूगल मैप्स इतना टाइम बता रहा है, प्लस हमारा पुराना डेटा कहता है, क्योंकि गूगल मैप्स से केवल काम होगा नहीं, क्योंकि हमारे भी पिकअप ड्रॉप टाइम्स एडेड हैं उसमें, तो उसके ऊपर अपना लेयर ऑफ डेटा ऐड करके हम लोग को पता चल गया कि अब ये यहाँ से अगर आधे घंटे लेट है ना तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ये 40 मिनट 45 मिनट लेट होने वाली है या फिर शायद 15 मिनट लेट होने वाली है। हमें दोनों बातें पता है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू उनको ऑलरेडी IVR कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, और बस के ट्रैकिंग तो एनीवे उनको दिख ही रही है। अगर वो ऐप यूजर है तो उसको PN मतलब नोटिफिकेशन पुश कर दिया, तो उनको बता देते हैं हम लोग प्रोएक्टिवली। दैट इज व्हाट वी फॉलो। एक बार पता चल गया तो आदमी का आधा गुस्सा तो वैसे ही शांत हो जाता है। हाँ, देखिए क्या है ना, सारे कस्टमर्स हम लोग जो है ना, देयर इज नॉट अ बेटर वे टू से दिस राहुल, बट हम सारे लोग ना रेलवे यूजर से ग्रेजुएट किए हैं, और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि भाई रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर, उस समय तो ये सारे ऐप्स भी नहीं थे जो बता सकते थे, काउंटर पे जाके पूछना पड़ता था, और वो काउंटर पे इतनी भीड़ लगी हुई रहती थी कि मुश्किल था कि आप हर 15 मिनट आधे घंटे में नहीं पूछ सकते, और इसके वजह से आधा घंटा लेट है, आधा घंटा लेट है, आधा घंटा लेट है, कहते कहते 4.5 घंटे बाद ट्रेन आई, ऐसा होता था। ठीक है, बट अब
ये सारे यूजर्स वही माइंडसेट से ग्रेजुएट किए हैं, तो दे माइंड, उनको पता है कि गाड़ी लेट हो सकती है। व्हाट दे रियली माइंड इज कि तुमको पता था कि गाड़ी लेट होगी, तुमने बताया क्यों नहीं। मैं अपनी फैमिली को लेकर के उस मतलब पिकअप पॉइंट पे खड़ा रहा 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, जबकि मुझे जरूरत नहीं थी ये करने की। तुम अगर मुझे टाइमली बता देते तो। वो सर इसमें आप में एक किस्सा याद आया। नॉर्मली क्या होता है, जैसे फैमिली के साथ जा रहे हैं रेलवे में, अब ट्रेन लेट हो गई तो कहते हैं कि अरे यार मैं वो बिस्किट लेके आऊं, चाय पी के आऊं, नहीं अभी ट्रेन आ जाएगी। एंजाइटी। तो आदमी ऐसे बैठा कि यार अब चाय भी नहीं पी सकते, पता है चाय बाथरूम नहीं ट्रेन आ गई तो बाथरूम नहीं जा सकते, ट्रेन तो बाथरूम जाएगा, ट्रेन आ गई तो वो बाथरूम रोक के खड़ा कि आने वाली और आई 1 घंटे बाद, 15 मिनट हो गई, बोले यार आ नहीं रही, अब तो जाऊंगा, नहीं अब तो आने वाली, अब तो आने वाली, तो 2 मिनट में आ जाएगी, अब तो 2 मिनट में आ जाएगी। वो कह रहा है भाई साहब ये हो गया बोर्डिंग, इधर का ना उधर का रहा। प्री बोर्डिंग एंजाइटी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हम लोगों ने ये टर्म, तो हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ कि हम लोगों ने ये प्री बोर्डिंग एंजाइटी बहुत हद तक रिमूव की है थ्रू आवर कम्युनिकेशन लेयर, ठीक है। मार्शल पुट किया तो अब 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट है आपके पास। मैं तो कहता हूं अगर आपको लाइव बस दिख जाए ना आपकी, तो आप वैसे ही फ्री हो, आप वैसे अरे अभी तो यहीं पहुंची, अभी तो यहाँ तक आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जब यहाँ आएगी तब घर से निकलूंगा। ये हो सकता है बिल्कुल। सर इन जनरल ये जो ट्रैफिक का क्या सीन है, ट्रैफिक में जैसे अपन ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रैफिक में डिले होगा जो तो होगा, अपन जिंग बस पे नहीं बात करें, जिन जनरल बात करें, इंडिया में ट्रैफिक प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है क्यों? 2-3 फैक्टर्स, आई थिंक सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर तो पॉपुलेशन ही है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम तो होनी ही है। सेकेंड इज़ जो डिले हम लोग यूजुअली देखते हैं वो देखते हैं शहर के अंदर, या फिर अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हैं तो जब वो हाईवे किसी बड़े शहर के नज़दीक आता है वहाँ पर ही जाम वाम का इशू बनता है। तो ये थोड़ी पुअर अर्बन प्लानिंग है, राइट, क्योंकि ये सारे शहर मतलब अदरक जैसे फैले हैं, कोई प्लान तरीके से तो हुआ नहीं है, जो जहाँ जैसे जगह मिली निकलता चला गया। तो प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है। कितना समय लगेगा, कब तक होगा, वी आर डूइंग आवर बिट इन दैट। एक एंगल सर मेरा है, मुझे बता रहा है कि सिविक सेंस का कितना लेना देना है इससे? है सर, आई थिंक बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। इंडिया में लोग जैसे ड्राइविंग करते हैं, प्लस हम लोग आपके आने के पहले बात कर रहे थे कि वी आर डूइंग आवर बिट बाय प्रमोटिंग पब्लिक ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि आप बस लेके ट्रैवल करो। बट बहुत सारे लोग गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं आज भी, राइट। वो गाड़ियों से ट्रैवल करना जरूरी नहीं है, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला बात तो पॉल्यूशन होता है। एक आदमी जो एक गाड़ी में अकेले ट्रैवल कर रहा है, उसके कंपैरिजन में एक आदमी जो एक बस में ट्रैवल कर रहा है, वो 4 गुना कम पॉल्यूशन जनरेट, 4.5 गुना कम पॉल्यूशन जनरेट करता है, पहली बात। दूसरी बात, रोड पर जितनी जगह, रोड पर मान लीजिए एक बस में 40 लोग हैं, तो पर यूनिट जगह जो वो बस ट्रैवलर ले रहा है, एक कार वाला उससे 8 गुना ज़्यादा जगह लेता है, ठीक है। तो इसके वजह से अगर ज़्यादा गाड़ियां होंगी तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और रोड पे कंजेशन भी ज़्यादा होगा। तो एक सेइंग है ना, मैं मतलब जो महापुरुषों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका सेइंग ये है कि एक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज जस्ट नॉट बाय कि कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, बट इज जस्ट बाय कि कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो ये एक आई थिंक बहुत बड़ा पॉइंट है सिविक सेंस का। दूसरा, लोग जैसे ड्राइव करते हैं, सो मेरे एक रिलेटिव अभी जर्मनी सेटल हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर जर्मनी के ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का प्रक्रिया इंडिया में डाल दी जाए तो 90% से ज़्यादा लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। 90%। यू कैन इमेजिन कि मतलब अब लोगों को पता नहीं होता कि ओवरटेकिंग लेन में लगातार नहीं चलना है, लोगों को ये नहीं पता होता कि यार बीम्स को कैसे रखनी है, मिड बीम कब रखनी है, टॉप बीम कब रखनी है, ये नहीं पता होता लोगों को। सिग्नल्स नहीं पता होते कि क्या करने होते हैं। सिग्नल का मतलब ये होता है रेड मतलब रुकना है, ग्रीन मतलब जाना है, और पीली मतलब तेज भागना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब की वजह से जाम लगते हैं। और इसमें 2 वर्स्ट काइंड ऑफ जाम जो मैं कहता हूँ, वर्स्ट काइंड ऑफ जाम जो मैंने शहर में, जयपुर से आते हैं, जयपुर गलियों का शहर है, छोटी छोटी गलियां हैं। वर्स्ट काइंड ऑफ जाम जो मैंने देखे, एक कोई बंदा पार्किंग ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करके चला गया कि अब कोई जा नहीं सकता। सही बात। दो इसने इधर कर दी, इसने इधर कर दी, अब कुछ निकल नहीं सकता। अब वो पता नहीं कहाँ है। अब 1 घंटे जब तक वो नहीं है ट्रैफिक जाम रहेगा। सेकंड एक जो वर्स्ट काइंड ऑफ जाम है कि किसी बात पे कोई गाड़ी भिड़ गई और दोनों ने गाड़ी खड़ी करके कहा अब यहाँ पे फैसला होगा, यहीं पे फैसला होगा, यहीं पे साइड पे नहीं जाएंगे, यहीं पे फैसला होगा, किसी को कहीं नहीं जाने देंगे, यहीं फैसला होगा। तो दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ ट्रैफिक। ये जो आप वो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि एक अधिकार है, ठीक है। तो इंडिया के जनरल मुझे लगता है सिटीजन्स में एक सर्टेन लेवल ऑफ अधिकार है कि भाई अब तो मतलब
अब तो मैं ये यही कर है। सकता हूँ, चाहे किसी और को डिस्कम्फर्ट हो, मैं ये कर सकता हूँ। अब कुछ नहीं होगा, अब तो फैसला होगा, अब तो 4-5 आएंगे हाँ। और मुझे कुछ पैसा मिलेगा या मिलेगा तब अब जैसे जाएगा यहाँ पार्किंग का से। एग्जांपल ले लो, गलत जगह पे पार्किंग करने का उसका रीजन ये होता है कि अदरवाइज मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा कहीं पार्किंग खोजने में, या फिर बेसमेंट पार्किंग में जाने पे, या फिर मुझे गाड़ी हो सकता है 2 ब्लॉक दूर लगानी पड़े और मुझे यहाँ से शॉप करना पड़े, तो मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, इसलिए मैं यहाँ पार्क करूंगा। बट यहाँ पार्क करते समय वो ये नहीं सोचता कि वो उसके वहाँ पार्क करने के वजह से आने वाले 200 लोगों को इनकन्वीनियंस होने वाला है। तो ये जो एक अधिकार है ना, विच इज द लैक ऑफ सिविक सेंस। एक सर मैं देख रहा था आपकी जो इन्वेस्टर की लिस्ट में देख रहा था, काफी हाई प्रोफाइल है। हमने तो 2-3 जो बड़े इन्वेस्टर, संजीव बिखचंदानी जी हुए, वेंचर कैपिटलिस्ट है, इनके साथ तो हमने पॉडकास्ट भी किया है। तो आपकी इतनी ए लिस्टर वाली लिस्ट है, और कौन कौन से इन्वेस्टर हैं आपके साथ? तो हमारे पहले इन्वेस्टर जो थे वो एडवांटेज करके एक फंड है, जो कुणाल खट्टर रन करते हैं, जिनके एलपीज इज मिस्टर अभिमन्यु मुंजाल फ्रॉम हीरो फिनकॉर्प एंड मिस्टर लक्ष्यवामन सहगल फ्रॉम संवर्धना मदरसन। ये दोनों ऑटो स्पेस के अंदर बहुत बड़े जाइंट्स हैं। इसके बाद वी हैव इन्फोएज वेंचर संजीव बिखचंदानी सर, देन वी हैव BP Ventures who is our latest investor which is British Petroleum Ventures, then हमारे DLF is one of our investors, DLF फैमिली ऑफिस ने हमें इन्वेस्ट कर रखा है। देन अगर हम लोग एंजल्स की बात करें तो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, बोट के दोनों फाउंडर एक्चुअली समीर और अमन गुप्ता दोनों हैं। देन हम लोग वाई कॉम्बिनेटर गए थे विच इज़ अ सिलिकॉन वैली बेस्ड फंड, तो अ लॉट ऑफ सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो आर इन्वेस्टर। देन टाइटन कैपिटल विच हैज़ बिन विच इज़ बीइंग रन बाय बोथ द स्नैपडील फाउंडर्स, तो वो भी बेसिकली हमारी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। इसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ अदर एंजल्स हु आर डूइंग ग्रेट इन देयर रिलेटिव फील्ड। तो हमें बेसिकली इन सब लोगों के साथ एसोसिएट होने से फ़ायदा ये हुआ कि एडवाइस, बिजनेस कैसे रन करनी है, कैसे ग्रो करना है, ब्रांड कैसे ग्रो करना है, इस पर काफ़ी एडवाइस मिल जाती है। ग्रेट। अब सर आते हैं एक रोड सेफ्टी वाली बात की भी, कई लोग इस चक्कर में ये भी कहते हैं कि भाई रोड ट्रेवल में या उसमें क्या रोड सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, और बसेस में जैसे आज की डेट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए, इसका क्या प्राइम फैक्टर मानते हैं? कुछ पॉलिसी लेवल के चक्कर में या ड्राइवर का जो लापरवाही है उसकी वजह से, क्या मेन कारण रहता है ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह रहते हैं इनका, हाईवे पे या बस पे कहीं भी? अपन आई थिंक पॉलिसीज राहुल एग्जिस्ट करती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट दैट प्रॉपर। पॉलिसी, मैं ये नहीं बोल रहा कि परफेक्ट पॉलिसी एग्जिस्ट करती हैं, बट कुछ पॉलिसीज हैं जो पॉजिटिव हैं, मे बी उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, ओवर टाइम वो इम्प्रूवमेंट हो ही जाता है। पॉलिसीज वर्क लाइक दैट, राइट? जब जैसे जैसे समाज बढ़ता है या कोई भी इकोनॉमी बढ़ती है, उसके हिसाब से पॉलिसी में रिविजन्स होता रहता है, एंड देयर आर पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दे हैव देयर ईयर्स टू द ग्राउंड एंड दे विल डू दैट इन ड्यू टाइम। उसका इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग जो ना होता नहीं है, राइट? एंड हमने इस डायरेक्शन में एटलीस्ट जिंग बस के अंदर काफ़ी काम किया है कि जो बसेस हमारी बनती हैं वो टॉप टीयर बस बॉडी मेकर से ही बनती है, जहाँ पे सारे AIS रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। ड्राइविंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि हमारी सारी गाड़ियों में जो स्पीड लॉकर लगा हुआ है, 80 के ऊपर जा नहीं सकती वो, तो ड्राइवर चाहते हुए भी ना रश नहीं कर सकता। गाड़ी लेट होगी बट वो रैश ड्राइविंग नहीं कर सकता, ठीक है? जो ड्राइवर की ट्रेनिंग है उस पर जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली अभी इकोसिस्टम में होता नहीं है, राइट? बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रही है, तो मतलब उनकी बाय एनुअल रिफ्रेशर ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं पायलट्स जो बस के ड्राइवर्स हैं उनके लिए, तो ताकि उनको पता हो कि भाई किस तरीके से करना है। रूट पर एक बात जो हमने सीखी है कि एक रूट पर जब एक ड्राइवर चल रहा है तो उसको उस रूट के बारे में सारी चीज़ें पता है, ठीक है? तो आप ना ऐसे चुटकी बजा के चेंज नहीं कर दोगे उसको कि भाई तू A to B जाता था, आज मेरा मन किया है तो तू B to C जा, आज वो नहीं आया, हाँ तो तू चला जा, राइट? तो जब भी हमारे किसी भी रूट पे एक ड्राइवर इंक्यूबेट होता है, उसके पहले वो उस रूट पे ट्रैवल करता है एज अ नॉन ड्राइवर, ठीक है? एज अ ड्राइवर असिस्टेंट वो उस रूट पे ट्रैवल करेगा, वो देखेगा, समझेगा, उसके बाद
हमारी टीम एक टेस्ट लेती है, जो हमने टेस्ट मॉड्यूल क्रिएट किया है इंटरनली, वो एक टेस्ट लेती है कि अब ये बंदा कितना अवेयर हो गया उस रूट से, उसके बाद ही वो उस रूट पे ट्रैवल करने जाएगा। ठीक है, हमारी सारी वो ADS वगैरह वाले सॉल्यूशंस जो हैं वो हमने सारी गाड़ियों में लगवाए हैं, ताकि देयर इज़ मतलब एंटी ब्रेकिंग रहे, है ना, और एंटी कोलिजन के जो मेजर्स होते हैं वो सारे हमने इन्फ्यूज़ करवाए हैं। जो इंजन में FR मटेरियल यूज़ होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं, ताकि इन द इवेंट ऑफ एनी मिसहैप, राइट, गाड़ी में आग लगने की संभावना कम हो। उसके अलावा गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं टू मेक श्योर कि जो मतलब जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ऐसा हो कि इवन इन द इंसिडेंट ऑफ एन एक्सीडेंट वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो, मतलब कस्टमर जो बस का क्रू है और जो बस के कस्टमर्स अंदर बैठे हुए हैं वो उन पर कोई फर्टेलिटी ना हो, राइट। तो इन सब डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं to make sure, and we are not alone, right? There are a lot of large bus operators, there are a lot of aggregators who are working in this direction, there are a lot of regulators and OEMs who are working in तो this सर अभी direction. मैंने जो देखे बहुत सारी जो भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जयपुर में भी रिसेंटली इंसिडेंट्स हुआ कि भाई कोई बस में आग लगी, किसी ने डंपर लेके चढ़ा दिया, ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो उसमें जो चीजें निकल के कॉमन आ रही थी, एक जैसे मान लो बस का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये बस फिट है कि नहीं, तो उन बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट सालों से नहीं हो रहा, एक्सपायर हो रहा है जी। एक इंसिडेंस ये निकल के आया कि भाई कोई एक रूट पे बस चल रही है, तो जहाँ इमरजेंसी एग्जिट होती है कि वहाँ सीट लगा रखी है, वहाँ सीट लगा के भाई 4 सवारी और बैठा दो, क्या फर्क पड़ता है, वो कर दिया। एक और चीज देखी कि जैसे अच्छा कई बार होता है बस कुछ और है, उस पर लोगो कुछ और लगा रखा है, नॉर्मल बसों पे मर्सिडीज का लोगो लगा के चला रखा है। हाँ, मैं वो इंसिडेंट बताता हूँ। जो इमरजेंसी एग्जिट जो होते हैं ना बस में, वो होते हैं एक तो 2 जो गेट्स हो गए, एक कस्टमर वाला जो गेट होता है जिससे ट्रैवलर्स चढ़ते हैं, और एक जो बस ड्राइवर का गेट होता है। उसके अलावा 2 इमरजेंसी हैचेट्स बस के रूफ पर होते हैं, एक इमरजेंसी एग्जिट बस के पीछे होता है। ठीक है, ये 5 हुए। उसके अलावा एवरी ग्लास, हर सीट के बाजू में जो ग्लास होता है इज एन इमरजेंसी एग्जिट, जिसको तोड़ने के लिए वहां पर हैमर होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे AIS स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इनका पालन नहीं होता। एक जो पीछे वाली इमरजेंसी एग्जिट है उसके जगह पे लोग सीट लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब गाड़ी में कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर, तो क्या हुआ ना, ओवर टाइम व्हाट हैज हैपेंड कि मैनुअल की जगह पे इलेक्ट्रिक डोर्स आ गए हैं, राइट। तो जब किसी भी तरह का कुछ माल फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन होता है, तो वो गेट सबसे पहले बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ जो मैनुअल ओवरराइड होना चाहिए वो ज़्यादातर लोग नहीं लगवाते हैं क्योंकि उसका कुछ खर्चा होता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ हुई। अब जैसे भाई बता रहे थे कि जो AC के हैचेट्स हैं उसके जगह पे उन लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया था, बस का कुछ इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर दिया था, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं हो सकता था। जो कांच था जो टूट के निकल सकता होना चाहिए, वो जिस मटेरियल का होना चाहिए था ताकि वो आसानी से टूट सके, वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो किसी और मटेरियल का था। उसके अलावा जो हैमर सब जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए और ईजिली उसको उखाड़ा जाने ऐसा होना चाहिए कि वो कोई मतलब थोड़े कमजोर हाथ से भी उसको उखाड़ सके, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन ट्रैवल कर रहा है, एल्डरली हो सकती हैं, वेमेन हो सकती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था या फिर समय पे लोग उखाड़ नहीं पा रहे थे उसको। इसके अलावा जो अवेयरनेस है ट्रैवलर्स के लिए कि भाई आपको कैसे निकलना है, जैसे आपको फ्लाइट्स में बताया जाता है ना, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन सब डायरेक्शन में हम लोग काम करना स्टार्ट किया है हमने। बट पिछले 6 साल में जो हमने चीज़ें की हैं वो ये है कि हमारी जो इमरजेंसी एग्जिट्स होती है उस पर कोई सीट नहीं होती। ठीक है, वो इमरजेंसी एग्जिट की टेस्टिंग होती है कि ये भाई वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है एट रेगुलर फ्रिक्वेंसीज, राइट। ऐसा तो नहीं है कि जाम हो गया, राइट। हमारा जो क्रू है उसको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जो बस का मार्शल है वो बस पे चढ़ने से पहले उसकी 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें कि बस के अंदर अगर कुछ आग लगने का इंसिडेंट हुआ तो क्या करना है, अगर बस का एक्सीडेंट होता है और किसी को कुछ हुआ है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, राइट। तो ये सारी पॉलिसीज अगेन ये सारी एग्जिस्ट करती हैं, करना सबको चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि वो हम लोग VCS साइकिल की बात कर रहे थे ना, एवरीथिंग दैट यू डू एड्स टू अ कॉस्ट। कुछ भी करेंगे कॉस्ट आएगी, सीट की टिकट बढ़ेगी, कस्टमर नहीं आएगा। हाँ। तो कस्टमर और सब लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि, और यहाँ पे प्रॉब्लम भी था कि एक सोहन ट्रैवल और मोहन ट्रैवल में ना कोई डिफरेंस ही नहीं था, डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग नहीं थी, तो ये लोग प्राइस के अलावा और किसी चीज पे कम्पीट ही नहीं कर सकते। व्हेन दैट बिकम्स द सिनेरियो, तो क्या होता है कि सब लोग प्राइस बॉटम की तरफ रेस करने लगते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करना जरूरी है कि इसका प्राइस 700 है तो 700 ही रहेगा, या इसका प्राइस 1000 रुपये है तो क्यों 1000 रुपये है। और सर 2 चीजें एक और जो मैं भी कहते रह गया। एक तो कल मैंने देखा उसमें डर गया, एक रूट पे कोई बंदा चल रहा था वॉल्वो में, 80 की स्पीड पे बस चल रही थी, वो बिग बॉस देख रहा उस पे ड्राइवर रख के बिग बॉस देख रहा था जी। और ड्रंक एंड ड्राइविंग के बहुत, अभी जो जयपुर में जो केस हुआ ड्रंक एंड ड्राइविंग के था। हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है
तो हमारा एक ड्राउजीनेस डिटेक्टर करके एक प्रोडक्ट है, राइट, जो ना एकदम जो बस का पायलट है उसके सामने एक छोटा सा वेब कैमरा टाइप का लगा हुआ होता है, जो ये डिटेक्ट करता है कि इज ही अलर्ट और नॉट। अच्छा। और नॉन अलर्टनेस के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक, उसको नींद आ रही है। दूसरा, हमने ये बेसिकली मशीन लर्निंग है, मेरे टेक को फाउंडर ने पूरा बिल्ड किया है कि जो उसका अगर वो ड्रंक है तो उसका फेस सर्टेन सिग्नल्स देता है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है। हमने बेसिकली ये भी इम्प्लीमेंट किया था कि बेसिकली वो पुलिस जो मीटर रखती है, हाँ, हाँ. वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते थे जगह पे चेक करने के लिए, राइट, बट वो काफ़ी मैनुअल मेथड है, ठीक है। और कुछ होता है ना कि वो अगर ब्रीदिंग होगी तो वो लॉक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ स्टार्टअप आइडियाज वगैरह हैं आजकल? नहीं, एक्चुअली ये स्टार्टअप आइडियाज भी हैं, और ये जो OEMs है ना, यही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपको चाबी डालना है, फेस रिकॉग्निशन है एक, तो जैसे ये ड्राइवर के जगह कोई दूसरा ड्राइवर अगर मेरे बस ऑन करने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा ऑन, राइट। और प्लस वहीं पे एक डिवाइस आता है जिसमें उसको फूंक के ये भी बताना होगा कि अगर वो मीटर से ज़्यादा हुआ तो बस ऑन ही नहीं होगी। बट वो अभी हमारी सारी बसेस में नहीं एग्जिस्ट करता, इन टाइम विल एग्जिस्ट, बिकॉज वो OEM के साइड से इंटीग्रेट होना। सर, अब फ्यूचर ट्रेंड की तरफ एक दो बातें करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन फ्यूचर ट्रेंड पे, 2-3 सवाल, और फिर अपन रैपिड फायर पे चलेंगे। पहला, ये जो ऑटोनोमस ड्राइवरलेस व्हीकल है, इसका क्या फ्यूचर आपको दिखता है? इंडिया में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। गडकरी साहब कह रहे हैं मैं तो नहीं करने दूंगा कि भाई इतने ड्राइवर की जॉब चली जाएगी। वो सही बात है, बट देखिए जब कंप्यूटर्स आए थे उस समय भी लोगों को लगा था कि कंप्यूटर सबकी जॉब ले जाएंगे, बट ऐसा हुआ तो नहीं ना। क्या होता है ना, ह्यूमैनिटी सेट इन करती चली जाती है। अभी आप इतने सारे ओला ड्राइवर्स वगैरह लोगों से मिलते हो, बताता है भाई मतलब 12 घंटे रोज ड्राइव करता हूँ, 14 घंटे रोज ड्राइव करता हूँ। जब बेसिकली नंबर 2 करने जब वो बंदा बैठता है अपने बाथरूम में तो उसको दर्द होता है। इस तरह के आपको रिव्यूज मिल जाएंगे व्हेन यू टॉक टू दोज पीपल, राइट, कि बैठे बैठे उनकी फर्टिलिटी में बहुत इश्यूज आते हैं। तो ये मतलब सही तो नहीं है ना कि कोई भी मतलब बैठे भी नहीं है वो बेचारे, मतलब गड्ढे में ऊपर नीचे आगे पीछे सब हो भी रहा है। ये एक प्रोफेशन है जो ओवर टाइम ऑटोमेशन में जाना चाहिए, है ना। लेकिन सर एक्चुअली मैं आपको कुछ बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन जैसे इंडिया का सिविक सेंस है भाई, वहां पे तो मान लो कुछ है कि इस लेन में चल रहे हो तो इस लेन में चल रहे हो, वहां पे तो, यहाँ पे इंडिया में कहीं लेन है कहीं नहीं लेन नहीं है, कहीं से भी आपका क्या बोलते हैं स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, गाय आ जाएगी, या फिर मान लो रेड लाइट पे कुछ होगा, बच्चे भागते हुए आ जाएंगे। तो इन सभी चीजों के बीच में ये क्या बेटर चीज है? मतलब अच्छा, वहां पे क्या लंबे लंबे हाईवे चल भी गया, जयपुर से दिल्ली में भी चल जाए, दिल्ली के अंदर कैसे चल पाए? मैं तो इंटरसिटी की बात कर रहा हूँ सर। मेरा बिजनेस इंटरसिटी है, मेरा एक्सपर्टीज इंटरसिटी है, मैं इंटरसिटी की बात कर रहा हूँ। इंट्रा में ऑटोनॉमस सिटी में तो घुसोगे ना सर, जयपुर में घुसोगे, दिल्ली में घुसोगे। सही बात है, बट उसके बाद भी यू विल नॉट गो, मतलब ऐसे गलियों में नहीं जाओगे जहां बच्चे भाग के आ रहे हैं। और अगर बच्चे भाग के आ भी रहे हैं, इन टाइम AI एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स का जो टेक है विल बिकम मोर पावरफुल देन अ ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल दोस सिनेरियोज। क्योंकि अगर बच्चा भाग के आ रहा है तो ये बंदे का भी तो कुछ रिएक्शन टाइम है, टेक उससे फास्ट रिएक्ट कर सकता है, उसको उस डेटा की जरूरत है बस। रही बात सिविक सेंस की, क्योंकि टेक ये प्रेडिक्ट करेगा, ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ये बंदा मतलब कुछ तो आर्बिट करने वाला है, वो एक आदमी प्रेडिक्ट कर सकता है बेटर, क्योंकि वो रोज वहां पे ड्राइव कर रहा है। इस सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस जरूरत होंगे। हो सकता है जब ये फर्स्ट टाइम डिप्लॉय हो तो इसके लेन्स अलग हो सकता है कि जब ये फर्स्ट टाइम डिप्लॉय हो तो पर्टिकुलर कॉरिडोर्स पे ही डिप्लॉय हो, सबसे पहले इंटरसिटी ही डिप्लॉय हो, इनकी लिमिट लॉक्ड हो जो कि नॉर्मल व्हीकल ड्राइविंग की लिमिट से कम हो सकता है कि वो 80 पे लॉक करते हैं तो इनको 70 पे ही लॉक किया जाए, 60 पे ही लॉक किया जाए व्हेन इट बिगिंस। बट दिस इज द फ्यूचर। 10 साल लगे, 15 साल लगे, 25 साल लगे, आई फंडामेंटली बिलीव कि ये एक प्रोफेशन है जो टाइम के साथ ऑटोमेट होना चाहिए, राइट। बिकॉज एक प्रोफेशन जिसमें लोग 10 घंटे 12 घंटे तक ड्राइव कर रहे हैं या 8 घंटे तक ड्राइव कर रहे हैं, वो उसका एग्जिस्टेंस ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के साथ मैच नहीं खाता इन माय ओपिनियन। भी टेक्नोलॉजी भी यही कहती है ना कि नॉन प्रोडक्टिव टास्क ऑटोमेट पे डालते जाओ, प्रोडक्टिव काम करो। तो गाड़ी चलाना कौन सा प्रोडक्टिव काम है 12 घंटे बैठ के? और ऐसा भी होगा ना सर, कुछ इस तरह की भी चीजें होंगी कि वो बंदा हो सकता है जॉब क्यों जाए सर, हो सकता है ऐसा भी होगा ना कि जब गाड़ी क्रूज मोड पे होता है ना, गाड़ियों में जो महंगी गाड़ियां होती है तो क्रूज मोड होता है, ठीक है। तो क्रूज मोड में जो है वो ऑटोमेटेड चल रहा है, जब वो सिटी मोड में आएगा तो ड्राइव करेगा बंदा। इस तरह की भी चीज़ होंगी, उसका काम तो घटेगा, थोड़े टाइम वो बस बैठा हुआ है, सो रहा है, ठीक है, सो रहा है, गाड़ी चल रही है, जैसे ही क्रूज मोड से सिटी मोड एक्टिवेट हुआ, इसको उठाया गया, उसके बाद इसने ड्राइव किया, या पहले से डिफाइंड था। इस ऑटो पायलट मोड भी तो होता है सर, फ्लाइट में जब ऑटो पायलट मोड होता है तो कार में उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना ये।
उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ नहीं होने का रीज़न ये नहीं है कि गाड़ियाँ बहुत है या फिर ट्रैफिक है, इसको नहीं होने का रीज़न तो कॉस्ट है। वो कॉस्ट जैसे जैसे नीचे आएगा, क्योंकि ड्राइवर को तो आप किसी भी सैलरी में काम करवा रहे हो ना, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में फास्ट हो रहा है? क्योंकि ड्राइवर की सैलरी वहाँ पे ढंग की है, तो उसको रिड्यूस करके टेक लगाना लोगों के लिए सेंस बनाता है। यहाँ नहीं सेंस बना रहा अभी, जब सेंस बनाएगा तो होगा। बट ड्राइवर 2 लाख ले रहा है, बोले 2 लाख की जगह वो टैग ले आते हैं, यहाँ तो 20,000 में मिल रहा है, जब तक टैग 18-15,000 में नहीं आएगा तब तक क्यों लाना है? सही बात है। एक और चीज है, तो आपने कहा 20-25-30 साल में कभी भी होगा, पर होगा। एक ऐसी चीज जो अभी हो रही है, उसका 5-10 साल का एक फ्यूचर है, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि अभी बात तो बहुत हो रही है, हल्ला बहुत हो रहा है, पर अडोप्टेशन अगर उतना देखें तो भी शायद गाड़ियों में 5% के आसपास है, ओवरऑल शायद 5% के आसपास है, कार में शायद 10 के आसपास पहुंचा है, मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं पता, पर 10 के नीचे ही है, ये पता है। तो ये कितना आपको लगता है कि ईवी की तरफ चीजें आगे बढ़ेगी? अगेन मैं ईवी के डायरेक्शन में बोलूंगा, देखो इंडिया इज ना इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली कंट्री, ठीक है। ऑल्दो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अपना थर्मल मीडियम से ही जनरेट करते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली हैं। इतना लंबा रेलवे ट्रैक वर्ल्ड में कहीं भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है जितना इंडिया में है, तो वी आर इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंडली कंट्री। तो ईवी इज समथिंग विच इज इनएविटेबल, राइट। उसका टाइम भी अराइव हो गया है। जैसे अब हमारी फ्लीट में ही एक इलेक्ट्रिक जो है वो इंक्यूबेट हो चुका है, राइट। हमारी 8 गाड़ियां ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चल रही हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस इंटरसिटी में चला रही हैं। और सर इसमें मेरे हिसाब से ये जो लॉजिस्टिक है इसमें तो आ भी गया, सबसे ज्यादा ईवी का अडॉप्शन मोर देन 50% है 3 व्हीलर में। जी जी बिल्कुल, 3 व्हीलर में तो 55% ईवी बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ही आ गया। पेट्रोल डीजल तो आउट ही हो गया, आउट ही हो गया, क्योंकि ये सिटी के गोल्स, सिटी के पॉल्यूशन गोल्स के साथ भी मैच करती है, और उस बंदे को के साथ भी मैच करती है, कॉस्टिंग भी बचती है उसकी। और बसेस के केस में भी ना कॉस्टिंग काफी हेवी बचती है, राइट। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिक बस इज एक्चुअली चीपर देन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ डीजल बस। और ये जो गैप है ना, ये बढ़ते ही चले जाना है सर, क्योंकि डीजल के प्राइसेस तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बढ़ने ही है। हम लोग ऐसी कंट्री नहीं है जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं ना। हमारी सोवरेनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारी सोवरेनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फ्यूल है वो बेसिकली पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से मूव करे। ठीक है, अगर वो कोल पर है तो वन हैज टू फिगर आउट कि कोल का जो पॉल्यूशन होता है वो कैसे कम होगा। कोल से इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हम लोग मोर एंड मोर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। बट हमें मूवमेंट तो इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में ही करना है। अच्छा काम कर रहे हैं, सोलर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाइड्रो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आई थिंक 27-28%, अगर मैं डेटा हो सकता है मेरा गलत हो, बट 27-28% एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रही है। प्रधानमंत्री का गोल है कि आई थिंक 2040 तक ये 50% से ऊपर निकल जाने वाला है रिन्यूएबल सोर्सेज। तो मल्टीपल एरियाज में काम चल रही है, और ईवी इज हियर टू स्टे, राइट। ईवी इज नॉट अ फैड। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंटरसिटी बसेस इज देयर टू स्टे। इंटरसिटी में तो बहुत सारे गवर्नमेंट अडॉप्शंस भी हो गए। अब आपको बहुत सारे एसआरटीसी, इवन बीएसआरटीसी राजस्थान में हो गया, बिहार में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, यूपी में बहुत सारी गाड़ियां जो है वो प्राइवेट में आना है। मतलब इधर तो आ गया, मोबिलिटी में इधर तो आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, लॉजिस्टिक में आ गया, ये तो दिख रहा है साफ होता। तो ये इलेक्ट्रिक तो सर आना ही है। हम लोग one of our investors is actually BP Ventures, which is British Petroleum Ventures. उनके basically decade व्यू पॉइंट में इलेक्ट्रिक इज अ ह्यूज, उनका तो मतलब फॉसिल फ्यूल का बिजनेस है, उसके बाद भी इलेक्ट्रिक इज अ वेरी ह्यूज item for them, a very huge concept, and मतलब they are placing their money where their worth is, right? तो हम लोग GOBP के साथ बहुत काम कर रहे हैं in getting established state of the art charging stations across highways in the country. और सर एक चीज मैंने इंडिया के बारे में बहुत चीज नोटिस की कि इंडिया किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करता तो नहीं करता जी, और जब करता है तो ऐसे करता है कि यार दुनिया देखती रह जाती है। जैसे अपन मान लो बात करें डेटा की, कि डेटा कंज्यूम नहीं करते थे तो नहीं करते थे जी, फिर जियो निकाल करो तो इतना किया कि सब पीछे छोड़ दिया। यूपीआई नहीं करते तो नहीं करते, करते हैं तो ले बेटा इतना कर दे। बिल्कुल। तो ईवी में अभी नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, पर जब करने पे लग जाएंगे तो ऐसे चार्जिंग स्टेशन और ऐसी भी आएगी, तो शुरू हो गया ना। और इंडिया इज वन ऑफ द ज्योग्राफीज जहां पे ना, मैं जो ये बात बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक बस को चलाना चीपर है डीजल बस को चलाने से, ऐसा ना बहुत सारी ज्योग्राफी के बारे में ट्रू नहीं है। यूरोप में ये बात ट्रू नहीं है, मिडिल ईस्ट में ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑयल का प्राइसेस है वो कम है, इंडिया में ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो इकोनॉमिक सेंस भी बनाता है। प्लस अभी कुछ रिपोर्ट आया ना कि वर्ल्ड का कुछ 75 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में क्या 60 या 65 इंडिया में, राइट। तो अब उसको काउंटर करना है, उसका भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक है। 50 में से 39 था, 50 में से 39 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज
ऑफ द वर्ल्ड अगर इंडिया में है तो हमें तो उस डायरेक्शन में काम करना है, और गवर्नमेंट कर रही है, वो प्रमोट कर रही है. देयर आर मल्टीपल स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक ट्रैवल, राइट. सर लास्ट क्वेश्चन बिफोर द रैपिड फायर राउंड, Sure. लॉन्ग टर्म विजन क्या है जिंगबस को लेके आपका, अगले 5 साल का, 10 साल का? टू फोल्ड है सर. वन इज दैट जो हमें इंडिगो से बड़ा ब्रांड बनना है, क्योंकि इंडिगो जैसा मैंने बोला 3% लोगों का ब्रांड कैसे 97% लोगों के ब्रांड से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता. तो हमें इंडिगो से बड़ा ब्रांड बनना है अगले 5 से 10 सालों में. बड़ा ब्रांड से मेरा मतलब है कि ज़्यादा लोग जिंगबस से ट्रैवल कर रहे होंगे कंपेयर टू जितने लोग इंडिगो से ट्रैवल करते हैं ऑन अ डेली बेसिस. और प्लस पहचान भी बिल्कुल. जैसे इंडिगो को काफी लोग जानते हैं जी. जिंगबस की अवेयरनेस अब आ रही है धीरे धीरे. जी. मैं जैसे आई थिंक ये रिकॉर्डिंग होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिगो कनेक्ट 72-74 डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री. वी कनेक्ट मोर देन 300, राइट. 200 से ज़्यादा तो ऐसी सिटीज़ है जहाँ से लोग हर हफ्ते हमारे बसेस को बोर्ड करते हैं. तो हमारा पिन कोड कवरेज ज़्यादा है, हम लोग मासेस का प्रोडक्ट हैं, तो वाई शुड आर प्रोडक्ट बी लेस पॉपुलर देन अ प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक एयरलाइंस. एंड सेकेंड है, वी आर द लीडर एंड वी वांट टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन. हम लोग ईवी का अडॉप्शन बिटवीन ऑल सोहन मोहन ट्रेवल्स, ऑल ऑफ द पार्टनर्स दैट वी वर्क विथ, राइट, वी वांट ईवी टू हेल्प देम ट्रांजिशन इनटू इलेक्ट्रिक इन अ सीमलेस फैशन, ताकि उनका कॉस्ट हिट ना हो, ताकि उनके ऑपरेशन हिट ना हो, ताकि उनके लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं वो हिट ना हो वाइल अडॉप्टिंग टू इलेक्ट्रिक, और उनका फायदा हो. जब कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कम होगा और हम उन्हें हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिक के डायरेक्शन में जाने में, तो दैट विल मीन मोर मनी फॉर द बस ऑपरेटर एंड द बस क्रू, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अ बेटर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस फॉर हमारे जो ट्रैवलर्स हैं. गॉट इट. जी, 2 मिशन स्टेटमेंट्स हैं हमारे. बहुत बढ़िया. आईपीओ लाने का कोई प्लान फ्यूचर में? समय आने पर बिल्कुल होगा सर. हमारा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि एक B2C प्रोडक्ट है, राइट. जितने भी B2C प्रोडक्ट्स इंडिया के हैं उनका IPO काफ़ी सक्सेसफुल होता है, और आर्स इज़ अ बिजनेस जो काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएगा. तो हम लोग IPO के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे. और ग्लोबल ब्रांड बनाना है, इंडिया भी बेस्ड है? अभी तो हम लोग इंडिया के बारे में सोच रहे हैं. इंडिया इज़ द मक्का एंड मदीना फॉर बस ट्रैवल. जब ये सॉल्व करेंगे तो मे बी सम नियर बाय कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना तो इज़ अ रेगुलेटेड इकोनॉमी, बट उसके अलावा इस तरह के जो सिमिलर कंट्रीज होंगे, एंड मे बी सम डे साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. यूरोप हो गया या नॉर्थ अमेरिका हो गया, वहाँ बसेस आर नॉट एट अ पॉपुलर प्रोडक्ट. वो शायद कभी होंगी भी नहीं, बिकॉज वहाँ पे जो बंदे की इनकम है वो बहुत ज़्यादा है. ग्रेट सर, लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड फटाफट. श्योर. एक सिटी जहाँ पे आपको बस से ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है? मनाली. बिगेस्ट रोड ट्रिप लेसन जो आपने रोड ट्रिप पे सीखा? प्लान योर रोड ट्रिप एंड चूज योर पार्टनर फॉर ट्रैवल वेरी केयरफुली. कोई ऐसा ट्रेंड जो ग्लोबल बस सेक्टर में चलता है पर इंडिया में नहीं है, आप चाहते हो कि इंडिया में भी हो? द क्वालिटी ऑफ बसेस, जो जैसे मान लीजिए वोल्वो ही जिस तरह की बसेस यूरोप में बनाता है वो इंडिया में नहीं बनाता. मैं चाहता हूँ, अब शुरू कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि और अच्छी क्वालिटी की बसेस इंडिया में चलें. आपका फेवरेट हाईवे रूट ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई पुणे. कोई एक सेलिब्रिटी जिसको आप जिंगबस का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहो तो कौन होगा? सचिन तेंदुलकर. एक दिन के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाता है तो व्हाट पहला काम आप क्या करोगे टू इम्प्रूव दिस? आई विल क्रिएट अ ऑडिट एजेंसी जो रेगुलरली इस चीज़ का विजिलेंस टाइप, जो रेगुलरली इस चीज़ की ऑडिट करेगी कि जो रूल्स मॉर्थ ने बनाए हैं एंड डिफरेंट RTOs ने बनाए हैं वो किस हद तक पालन हो रहा है, और वो उसका फीडबैक कलेक्ट करने का फ्रॉम द यूजर्स इस केस में बस ऑपरेटर्स हो जाते हैं, उनसे इसका फीडबैक कलेक्ट करेगी ऑन अ डेली बेसिस और डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेगी. तो सब फाइनली अवर पॉडकास्ट इज डन, और इस वादे के साथ कि अगर अभी मेरा टाइमिंग बैठता है तो मैं दिल्ली से जयपुर उसी से जाऊंगा, अदरवाइज मनाली का सोल का नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रिप बनेगा, फर्स्ट टाइम जाएंगे तो जिंगबस के थ्रू जाएंगे और आपसे कांटेक्ट करूंगा. बिल्कुल सर. तो इसी वादे के साथ, और बनारस भी जाइए सर, मलाइयो खाइए. अरे बनारस अभी आ रही है, सर्दी आ रही है. तो जिंगबस में सर आपने IIT से आके जो एकदम बस में रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक. और ऐसे ही चाहता हूँ हर इंडिया की जो हर सर्विस और हर सेक्टर है ऐसे ही धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो और कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले. इस विशेष के साथ लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट, और अगला कोई पॉडकास्ट जब आपका IPO आ रहा होगा दोबारा पॉडकास्ट करते हैं इसी वादे के साथ. इंशाल्लाह. धन्यवाद.